रात के अंधेरों के बीच एक आलीशान कमरे में सजी धुंधली सी येलो लाइट्स पूरे कमरे को रोशन कर रही हैं। अपनी शादी की पहली रात में तन्वी नाइट गाउन पहने हुए एक बड़े से बिस्तर पर लेटी हुई है। यूं तो उसे कभी किसी बात का डर नहीं सताया, पर अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ पर उसका मन बहुत घबरा रहा था। बेचैन होकर वो कमरे की दूसरी ओर देखती है। बाथरूम में बहते पानी की आवाज से उसके दिल की धड़कनें और तेज हो रही हैं। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलकर विद्युत बाहर आता है। उसके लंबे कद और डैशिंग पर्सनालिटी के आगे वो आलीशान सा कमरा भी छोटा नजर आने लगता है। विद्युत को देखते ही तन्वी घबराकर बिस्तर से उठ जाती है। अपनी शादी की पहली रात तन्वी आज अपने पति से पहली बार मिल रही है। विद्युत एक सफेद बाथरोब पहने तन्वी के सामने आता है। उसके बाल अभी भी भीगे हुए ही हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और पतले से होंठ तन्वी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। इतना खूबसूरत तो वो टीवी में भी नहीं लगता जितना आज असलियत में लग रहा है। मिस्टर विद्युत, ये हमारी पहली मुलाकात है। इट्स माय प्लेजर। मुस्कुराते हुए तन्वी ने विद्युत से कहा। अपने मन में बसी घबराहट को वो अपनी बातों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। विद्युत ने तन्वी की तरफ देखा। उसकी आंखें किसी आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। हमारी पहली मुलाकात? अपनी भारी आवाज में विद्युत ने ताज्जुब होकर कहा। वो आवाज किसी भी इंसान के मन में डर बिठाने के लिए काफी थी। यूं तो विद्युत की बातें उसके जानने वालों के समझ में भी नहीं आती, फिर तन्वी तो उससे आज पहली बार मिल रही थी। इससे पहले कि तन्वी उसकी बातों का मतलब समझ पाती, विद्युत अचानक से कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। कमरे में हुए अंधेरे से तन्वी घबरा जाती है। अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी कमर को कस के जकड़ लिया है। तन्वी को बिस्तर पर गिराकर विद्युत धीरे धीरे उसके पास आता है। विद्युत की महक तन्वी को उसके करीब आने का एहसास करा रही थी। विद्युत तन्वी के पास आकर प्यार के बदले उसे काफी बुरी तरह ट्रीट करता है। उसकी हरकतें देख ऐसा लगता है जैसे वो अपना पूरा जोर तन्वी पर आजमा रहा हो। शादी की पहली रात ही विद्युत का ऐसा रवैया देखकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की सजा दी जा रही हो। विद्युत के रुकते ही तन्वी बेजान सी होकर बिस्तर की दूसरी तरफ लेट जाती है। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। उसके शरीर में अब उस आदमी की महक बस गई थी जिसने कुछ देर पहले प्यार के नाम पे उसे कभी ना भुलाने वाली एक बुरी याद दी है। विद्युत के उस बर्ताव में ना तो प्यार का एहसास है और ना ही पहली मुलाकात की नजाकत। तन्वी अपनी तेज चलती सांसों को संभाल ही रही होती है कि विद्युत उसके चेहरे को अपनी तरफ करके उसे उसकी आंखों में देखने के लिए कहता है। उस अंधेरे कमरे में तन्वी को विद्युत की आंखों में खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अपनी भारी आवाज में तन्वी को वार्न करते हुए विद्युत उससे कहता है, मिस तन्वी वर्मा, हमारी शादी की बात किसी और को पता चले, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे तलाक के बाद मेरा नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाए। विद्युत की बात सुन तन्वी शॉक्ड हो जाती है। उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं था और विद्युत उन दोनों के अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसते हुए तन्वी इस बेइज्जती को अपने मन में ही दबा लेती है। हाँ, ये सच है कि ये शादी उसके लिए भी सिर्फ एक सौदा थी। विद्युत को तन्वी से एक बच्चा चाहिए और तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत है। इस बात में कुछ भी गलत नहीं कि विद्युत तन्वी को उनकी शादी को छुपाए रखने के लिए कहे। मिस्टर विद्युत, आप फिक्र मत कीजिए। लंबी सांस लेते हुए तन्वी जवाब देती है। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई हैं। तन्वी की बात सुनकर विद्युत बिस्तर से उठकर बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ जाता है और कुछ ही देर में तैयार होकर तन्वी को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। विद्युत की गाड़ी की आवाज आते ही तन्वी समझ जाती है कि वो जा चुका है। उसे अपनी शादी की पहली रात में बिल्कुल अकेला छोड़कर तन्वी उदास होकर बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ वक्त बीतने के बाद वो अपने बगल पड़ी चादर में खुद को समेटकर सो जाती है। आधी रात बीत चुकी है। तन्वी के बेड के बगल रखा उसका फोन कई बार ब्लिंक कर चुका है। फोन की नोटिफिकेशन में लगातार एक खबर दिखाई जा रही है। बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट खबर, सुपरस्टार विद्युत नोमानी ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी। मीडिया की ये खबर पूरे इंटरनेट पे वायरस की तरह फैल चुकी है। सुबह के वक्त तन्वी का अलार्म तेजी से बजता है। उसकी नींद एकदम से टूटती है। अपनी चादर को एक तरफ फेंककर तन्वी बिस्तर से उठती है। उसकी आंखें अभी भी आधी बंद है। पिछली रात की वजह से उसकी बॉडी में अभी भी काफी दर्द है। अचानक तन्वी को किसी चीज की ठोकर लगती है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है। अपनी आंखों को खोलते हुए उसकी नजर सबसे पहले जमीन पे बिछे पर्शियन कारपेट पर जाती है। कुछ देर कंफ्यूज रहने के बाद अचानक उसे याद आता है कि उसकी शादी तो उसके प्रिंस चार्मिंग से पिछली रात हो चुकी है। इस सच्चाई से उभरते हुए तन्वी जमीन से उठकर अपने फोन के अलार्म को बंद कर देती है। जाने अनजाने उसकी नजर अपने फोन पे आई नोटिफिकेशन पे पड़ती है। पूरे मीडिया की खबरों में बस एक ही नाम सुनाई दे रहा होता है, विद्युत नोमानी की शादी। ये देखकर घबराहट से तन्वी के हाथ कांपने लगते हैं। उसका फोन उसके हाथ से गिरने ही वाला होता है कि तन्वी
खुद को संभालते हुए अपने फोन को कस के पकड़ लेती है। कल रात ही मिस्टर विद्युत ने मुझे वार्निंग दी थी और अभी मीडिया में उनकी शादी की न्यूज चल रही है। कहीं मिस्टर विद्युत को ये ना लगे कि ये सारी बातें मैंने ही मीडिया को बताई हैं। तन्वी का मन ये सब सोच के घबराने लगता है। वो जानती थी कि विद्युत नोमानी जैसे शख्स से उलझने का अंजाम क्या होगा। इतने में दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है। एक केयर टेकर अंदर आकर तन्वी से कहती है, मैडम सर का फोन है। केयर टेकर की बात सुनकर तन्वी की धड़कनें और तेज हो जाती है। उसे जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। बिना देर किए वो फौरन अपने कपड़े पहनकर नीचे की तरफ भागती है। विद्युत के फोन की बात सुनकर वो घबराहट में अपना दर्द भी भूल जाती है। लंबी सांसें लेते हुए तन्वी सॉफ्ट सी आवाज में हेलो कहती है। फोन के दूसरी तरफ से विद्युत सीरियस होकर अपनी भारी आवाज में कहता है, मैं वाकई तुम्हें भरोसे के काबिल समझता था। हालांकि ये बात उसने बस कहने के लिए ही कही, असल में तो उसे तन्वी पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। विद्युत की बातें सुन तन्वी फोन को और कस के पकड़ लेती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके दिल को किसी नुकीली चीज से बार बार चुभा रहा है। विद्युत के लिए तन्वी बस एक जरिया है जो आने वाले वक्त में उसे उसका बच्चा देने वाली है। ऐसे में किसी भी बात के बिगड़ने का दोष सबसे पहले तन्वी पर ही आएगा। मिस्टर विद्युत, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप चाहें तो अपने दिए हुए पैसे अभी वापस ले सकते हैं। भला मैं खुद ही अपना नुकसान क्यों करूंगी? आप किसी से भी पता लगवा सकते हैं। अगर कोई भी बात मेरी तरफ इशारा करेगी तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। तन्वी ने एक ही सांस में अपनी बात कह डाली। वो नहीं चाहती थी कि विद्युत उसे गलत समझे। हालांकि उसे अब भी यकीन नहीं था कि विद्युत उसकी बात पर भरोसा करेगा भी कि नहीं। वहीं फोन की दूसरी तरफ से विद्युत की कोई आवाज नहीं आती है। तन्वी की बेचैनी और बढ़ती चली जाती है। उसे वाकई नहीं पता था कि विद्युत उसकी बात पर भरोसा करेगा भी कि नहीं। कुछ देर बाद विद्युत ने आखिरकार कहा, मैं पता लगवाता हूँ, पर अगर मीडिया से किसी को भी ये भनक लगी कि तुम ही मिसेस नोमानी। विद्युत की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तन्वी जल्दबाजी में बोल पड़ी, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे फ्यूचर के लिए कोई मुसीबत खड़ी करो। विद्युत ने जवाब दिया। आप फिक्र मत कीजिए। मैं तन्वी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विद्युत ने फोन कट कर दिया। फोन हाथ में पकड़े तन्वी कुछ देर शांति से खड़ी रही। ये कैसा इंसान है, इसे तो लोगों से बात करने की तमीज तक नहीं। तन्वी ने मन ही मन सोचा और गुस्से में फोन रख दिया। तन्वी के ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। इतने में घर की केयर टेकर तन्वी के लिए दूध का ग्लास लेकर आती है। बगैर कुछ सोचे तन्वी दूध का ग्लास खत्म कर देती है और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए घर से निकल पड़ती है। तन्वी जानती थी कि सुपरस्टार विद्युत नोमानी की शादी की बड़ी खबर सुनकर पूरे मीडिया की भीड़ उसके घर के बाहर ही मौजूद होगी। वो विद्युत को शिकायत का अब एक और मौका नहीं दे सकती थी। ऐसे में उसने पीछे के दरवाजे से बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही तन्वी पीछे के दरवाजे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से कई सारे रिपोर्टर्स की भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो सभी उसे मिसेस नोमानी कहकर बुलाने लगे। तन्वी समझ चुकी थी कि ये उसके सीक्रेट का दी एंड है। सीक्रेट वाइफ। सारे रिपोर्टर्स एक साथ तन्वी की तस्वीरें खींचने लगे। तन्वी ने फौरन अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। वो घर में वापस जाना चाहती थी, पर भीड़ में से किसी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ रखा था। मिसेस नोमानी, आखिर आपकी असली आइडेंटिटी क्या है? आप और मिस्टर विद्युत कब अपनी शादी का ऐलान पूरी दुनिया के सामने करेंगे? आप और मिस्टर विद्युत एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? रिपोर्टर्स ने तन्वी के आगे सवालों की झड़ी लगा दी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तन्वी के बारे में सब कुछ जाने बगैर वो उसे वहां से जाने देंगे। तन्वी ने अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रखा है। वो जानती है कि अगर इस वक्त सिक्योरिटी के लोग उसे मीडिया वालों से बचा भी लेंगे, तब भी उसकी तस्वीरों को विद्युत के नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा। उसे अभी विद्युत की दी हुई वार्निंग याद है। वो किसी भी कीमत पर अब एक और रिस्क नहीं ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया वालों से बच के निकलने का भी कोई रास्ता उसे नहीं दिखता। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने अपने हाथों को नीचे करके अपना चेहरा सबको दिखा देती है। सारे रिपोर्टर्स फौरन तन्वी की तस्वीरें खींचने लगते हैं। तन्वी केयरटेकर की तरफ घूमकर अपने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाती आवाज में कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे मिस्टर विद्युत की शादी की न्यूज को कवर करना था, इसीलिए मैं बिना परमिशन आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो गई। किसी को तकलीफ देने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं तो बस ये सब अपनी जॉब के लिए कर रही थी। मुझे भी अपनी फैमिली को संभालना पड़ता है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तन्वी को केयरटेकर से माफी मांगते देखकर सारे रिपोर्टर्स समझ चुके थे कि ये लड़की मिसेस नोमानी हो ही नहीं सकती। उन्होंने तन्वी की तस्वीरें खींचना बंद कर दी। दूसरी तरफ तन्वी की बातें केयरटेकर को काफी कंफ्यूज कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी रिपोर्टर्स में से किसी की आवाज आती है, तन्वी वर्मा, क्या ये तुम हो? इतने में भीड़ में से किसी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, कौन? तन्वी वर्मा। अरे ये तो गॉसिप एंटरटेनमेंट वाली रिपोर्टर है। भीड़ में से किसी ने जवाब दिया, माय गॉड, एक खबर के लिए इतनी मेहनत। मिस तन्वी,
आई सल्यूट यू, रिपोर्टर ने तन्वी को सल्यूट करते हुए कहा। सारे रिपोर्टर्स की बातें सुनकर केयरटेकर तन्वी की तरफ देखती है। तन्वी अपनी आंख मारते हुए उसे झूठ बोलने का इशारा करती है। केयरटेकर समझ चुकी होती है कि तन्वी उसे क्या कहना चाहती है। गुस्से में अपनी आवाज तेज करते हुए वो तन्वी से कहती है, प्लीज लीव राइट नाउ। मैं नहीं चाहती कि आपके खिलाफ मैं कोई भी लीगल एक्शन लूं। इतना कहते हुए केयरटेकर गुस्से में घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। घर के बाहर खड़ी तन्वी काफी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रहती है। उसे नहीं पता था कि सुपरस्टार विद्युत नोमानी की केयरटेकर भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। माहौल को नॉर्मल होता देख तन्वी टैक्सी से अपनी न्यूज एजेंसी के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो अपने फोन से एक नंबर डायल करती है। हेलो डॉक्टर ओब्रॉय, मैं निशांत की बहन तन्वी बोल रही हूँ। आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, पैसों का इंतजाम हो गया है। इतना कहते हुए तन्वी फोन कट कर देती है और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगती है। पिछली रात को याद कर उसका मन उदास हो जाता है। गुमसुम सी वो खिड़की से बाहर देखते हुए किसी सोच में डूब जाती है। उसके भाई के सिवा उसका है ही कौन? नहीं, वो निशांत को कुछ नहीं होने देगी, फिर चाहे उसे कितनी भी जिल्लतें क्यों ना झेलनी पड़ी। फिलहाल सिचुएशन उसके कंट्रोल में है और आगे भी ऐसा ही होगा, तन्वी ने मन ही मन सोचा। टैक्सी से उतरकर वो अपने ऑफिस के लिए चल पड़ी। चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो पीछे नहीं हट सकती। ऑफिस पहुंचते ही तन्वी की चीफ एडिटर उसके पास आती है। नॉर्मली उससे ज्यादा बात न करने वाली चीफ एडिटर को अपने पास आते देखकर तन्वी समझ चुकी होती है कि जरूर कुछ होने वाला है। उससे ज्यादा बात नहीं करती है। अपने चेहरे पर फेक स्माइल लिए चीफ एडिटर तन्वी से कहती है, मिस तन्वी वर्मा, कांग्रेचुलेशंस, हमारी कंपनी की सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बनने के लिए। तुम्हारे हुनर को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क लाई हूँ। तुम्हें ये पता लगाना है कि विद्युत नोमानी की ये सीक्रेट वाइफ आखिर कौन है। अदरवाइज तुम्हारा रेजिग्नेशन कल शाम में मेरी टेबल पे होना चाहिए। अपनी बॉस की बातों को सुनकर तन्वी और डिसअपॉइंट हो जाती है और पता लगाने के लिए चली जाती है। तन्वी दूसरे मैगजीन्स रिपोर्टर्स के साथ विद्युत की फिल्म बावरा मन के सेट के बाहर खड़ी होती है। सारे रिपोर्टर्स आपस में यही बात कर रहे थे कि आखिर कौन है ये मिसेस नोमानी। तन्वी ना चाहते हुए भी उनके इस डिस्कशन को ध्यान से सुन रही थी। कल किसी रिपोर्टर्स ने विद्युत नोमानी को आधी रात अपने बंगले से बाहर जाते देखा था। कैन यू बिलीव दैट? वो भी अपनी शादी की पहली रात, अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर। आई थॉट विद्युत नोमानी अपनी वाइफ को मीडिया लाइमलाइट से दूर रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। यू नो, टू सेव हर। दूसरे रिपोर्टर्स ने जवाब दिया, सेव माई फुट। तन्वी ने मन ही मन सोचा, सच तो ये है कि उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ऐसा था तो उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? सोच में डूबी तन्वी फिर से पिछली रात के ख्यालों में खो जाती है। इतने में तन्वी को किसी का धक्का लगता है। वो पीछे पलटकर देखती है तो उसे ऑफिस की कलीग आकृति उसके बगल खड़ी होती है। तन्वी को ताने मारते हुए आकृति उससे कहती है, तन्वी वर्मा, चीफ एडिटर को नाराज करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था, बट नाउ इट्स टू लेट। आकृति हमेशा से चीफ एडिटर की हाँ में हाँ मिलाने का काम करती थी। इसी वजह से चीफ उसे काफी इम्प्रेस्ड रहती थी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी का स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर उसकी चीफ एडिटर को काफी खटकता था। आकृति बिना रुके अपनी बात को कंटिन्यू करती है। मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को दूसरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, बस इसीलिए कि किसी जमाने में उन्होंने किसी सुपरस्टार की कोई न्यूज कवर कर ली थी। इंडस्ट्री में सबको पता है कि सुपरस्टार विद्युत की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना कितना मुश्किल है और तुम्हें तो उनकी वाइफ के बारे में पता लगाना है। आई फील सो सॉरी फॉर यू। आई थिंक तुम्हें अपने रेजिग्नेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये विद्युत का नाम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? तन्वी ने मन ही मन सोचा और इरिटेट होकर आकृति से कहा, आकृति, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम्हारी आवाज और नाली के उस मेंढक की आवाज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है? यू बोथ आर इक्वली अनोइंग, हाउ डेयर यू। आकृति ने गुस्से से तन्वी की तरफ देखकर कहा। तन्वी ने भी आकृति की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, इम्तिहान का फैसला हमेशा आखिर में किया जाता है। रेस के खत्म तक कोई नहीं जानता कि जीत किसकी होगी। तन्वी अच्छे से जानती थी कि उसे अपनी नौकरी कंटिन्यू करनी ही है, किसी भी कीमत पर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। आकृति तन्वी की बातों को मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें पता है कि मिसेस नोमानी कौन है। खैर, अगर तुम खुद को इतना ही स्मार्ट समझती हो तो मिसेस नोमानी कौन है ये पूरी दुनिया को बता के दिखाओ। तन्वी आकृति की बात का जवाब देने ही वाली होती है कि लोगों की भीड़ में से उसे कोई बोल पड़ता है, सुपरस्टार विद्युत नोमानी आ गए। इतना सुनकर रिपोर्टर्स की भीड़ एक साथ विद्युत की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ती है। तन्वी पीछे पलट कर देखती है तो एक काले रंग की आलीशान गाड़ी स्लो स्पीड में भीड़ की तरफ आ रही होती है। विद्युत की गाड़ी फिल्म सेट के अंदर जाने के लिए बढ़ती है। वहीं रिपोर्टर्स को सेट के बाहर ही रोक दिया जाता है। फिल्म की शूटिंग सेट में ऐसा बहुत कम हुआ है कि रिपोर्टर्स को सुपरस्टार विद्युत की कोई तस्वीरें खींचने का मौका मिल सके। वहीं विद्युत की गाड़ी तन्वी के बगल से गुजरती है। गाड़ी के जाते ही तन्वी राहत की लंबी सांस लेती है। जाहिर है कि विद्युत ने उसे नहीं देखा होगा, पर अफसोस उसकी ये खुशी बहुत देर तक नहीं टिक पाती। अचानक से तन्वी को एक जोर का धक्का लगता है और वो विद्युत की गाड़ी से टकरा जाती है। विद्युत की गाड़ी तेजी से आवाज करते हुए रुक जाती है। गाड़ी के रुकते ही तन्वी का चेहरा सामने वाली खिड़की से भिड़ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी की सारी हड्डियां एक एक कर जमीन पर बिखरने वाली हैं। चोट लगने के बावजूद तन्वी के मन में सबसे बड़ा डर
इसी बात का होता है कि कहीं विद्युत नुमानी उसे अपनी फिल्म सेट में देख ना ले। तन्वी जल्दी से उठकर गाड़ी के सामने से हटने ही वाली होती है कि कार का शीशा एकदम से नीचे हो जाता है। तन्वी की नजर गाड़ी के अंदर बैठे शख्स पर जाती है। विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए अभी भी कार की सीट पर बैठा हुआ है। वहीं भीड़ में मौजूद आकृति अपने हाथों को पीछे कर लेती है। इन्हीं हाथों से उसने धक्का देकर तन्वी को विद्युत नुमानी की कार के आगे ढकेला था। पूरी इंडस्ट्री जानती है कि सुपरस्टार विद्युत नुमानी को स्टार्स के आगे पीछे घूमने वाली मीडिया के लोगों से कितनी नफरत है। बाकी एक्टर्स जहां दूसरे मीडिया हाउसेस के सामने इंटरव्यू और तस्वीरें देते नहीं थकते, वहीं विद्युत नुमानी मीडिया से दूर रहना ही पसंद करते हैं। एक बार तो विद्युत ने इसी बात पर किसी रिपोर्टर की जमकर पिटाई कर दी थी। ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तब बिना किसी फैसले के इसे सेल्फ डिफेंस में लिया हुआ कदम बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था। विद्युत के इसी गुस्से की शिकार अब तन्वी होने वाली थी। सवालों के जवाब। तन्वी की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था और विद्युत गाड़ी के अंदर गुस्से में चुपचाप बैठा हुआ था। वहां मौजूद सारे लोग विद्युत के बिहेवियर को अच्छे से जानते थे। उसके गुस्से के डर से सबकी सांसें कुछ देर के लिए रुक गई थी। आई एम सो सॉरी, तन्वी ने कांपती आवाज में विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। विद्युत के डर से वो अपनी चोट के दर्द को भी भूल गई थी। घबराकर वो गाड़ी के सामने से हटती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो घूम के दूसरी तरफ जा ही रही होती है कि कोई उसे कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है। तन्वी पीछे पलट कर देखती है तो विद्युत उसे गुस्से से देख रहा होता है। घबराहट से तन्वी का दम घुटने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके गले को दबाकर उसकी सांसों को रोक रहा हो। क्या ये सब मुझे उकसाने के लिए है? विद्युत तन्वी की ओर गुस्से से देखकर कहता है। क्या? तन्वी चौंक कर विद्युत को देखते हुए कहती है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? क्या इन्हें लगता है कि मैं यहाँ इन्हें ब्लैकमेल करने आई हूँ? सारे मीडिया वालों को बताने आई हूँ कि मैं ही मिसेस नुमानी हूँ? ये सारे सवाल तन्वी के मन में आने लगते हैं। नहीं, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं, किसी का धक्का लगने की वजह से मैं। घबराहट में तन्वी अपनी पूरी बात भी नहीं कह पा रही थी। वो एक नजर सारे रिपोर्टर्स की तरफ देखती है। सबकी नजरें उस पर ही होती है। वो समझ जाती है उस वक्त उसका चुप रहना ही सही होगा। मिस्टर विद्युत, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो यहाँ बस आपके इंटरव्यू के लिए आई थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर मिसेस नुमानी कौन है? बात को घुमाते हुए तन्वी विद्युत से सवाल करती है और घबराकर एक नजर उसकी तरफ देखती है। मन ही मन वो ये सोचने लगती है कि कितना अच्छा हो अगर गुस्से में विद्युत उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दे। इतने में गाड़ी के अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है। मिस्टर विद्युत, माफ कर दीजिए बेचारी को। देखिए आपके गुस्से से सब कितना डरे हुए हैं। इतने सारे लोग आपसे बस एक ही बात जानना चाहते हैं। आप सबको बता क्यों नहीं देते मिसेस नुमानी के बारे में? तन्वी ने गाड़ी के अंदर से आती आवाज की तरफ देखा। कार की पिछली सीट पर विद्युत की फिल्म की को स्टार यामिनी सहाय बैठी थी। तन्वी एक तरफ विद्युत और दूसरी तरफ यामिनी को देखती रहती है। ये दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में, आखिर क्यों? कल भी मिस्टर विद्युत आधी रात को घर से चले गए थे। कहीं वो यामिनी के साथ तो? ये सारे सवाल एक एक कर तन्वी के मन में उठने लगते हैं। वहीं यामिनी और विद्युत को एक ही गाड़ी में देखकर सारे रिपोर्टर्स के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। सारे रिपोर्टर्स इस बात से खुश हैं कि आखिरकार उन्हें सुपरस्टार विद्युत की लाइफ से जुड़ी मसालेदार खबर मिल गई, जिसकी उम्मीद उन सब ने बिल्कुल भी नहीं की थी। सारे फोटोग्राफर्स तुरंत विद्युत और यामिनी के एक साथ होने की फोटोज खींचने लगते हैं। वहीं दूसरे रिपोर्टर्स उन दोनों से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। मिस्टर विद्युत, क्या आप बता सकते हैं कि मिस यामिनी आपके साथ फिल्म की शूटिंग में क्यों आई हैं? अपनी शादी के अगले दिन ही आप खास तौर से इस फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आए हैं। क्या इस फिल्म में आपके कैमियो की वजह मिस यामिनी है? मिस्टर विद्युत, क्या हम जान सकते हैं कि आखिर मिसेस विद्युत नुमानी कौन है? क्या वो भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं? सभी रिपोर्टर्स एक एक कर विद्युत से सवाल पूछने लगते हैं। विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप उसी जगह खड़ा रहता है और आखिरकार रिपोर्टर्स को देखते हुए अचानक से कहता है, आपके सारे सवालों के जवाब यही मौजूद हैं। विद्युत के ऐसा कहते ही तन्वी शॉक्ड हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब एक बुरा सपना है जो उसके आंखों के सामने सच हो रहा है। विद्युत सबके सामने तन्वी की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरी वाइफ वो है। विद्युत की बात पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। क्या मिस्टर विद्युत वाकई सबके सामने हमारे रिश्ते को मानना चाहते हैं? तन्वी खुद से सवाल करती है। या राइट? गाड़ी के अंदर बैठी यामिनी विद्युत की बात पर हंसते हुए उससे कहती है, मिस्टर विद्युत, आप और आपके मजाक, जरा उस बेचारी का चेहरा तो देखिए। आपकी बातों से कितना डर गई है वो। क्या मेरे लिए आप उसे माफ नहीं कर सकते? उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। यामिनी की बातें सुनकर सारे लोग समझ जाते हैं कि विद्युत तन्वी के सवालों का मजाक उड़ाने के लिए ये सब कह रहा है। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी काफी रिलैक्स्ड हो जाती है। उसे अपने दिल की धड़कनें वापस से सुनाई देने लगती है। विद्युत की नजरों से दूर तन्वी भीड़ में छुपने ही वाली होती है कि यामिनी फिर से पूछ बैठती है, अरे देखना, कहीं उस लड़की के हाथ में ज्यादा चोट तो नहीं आई? मिस्टर विद्युत, प्रोडक्शन में फर्स्ट एड अवेलेबल है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ही ले चले? यामिनी की बात सुनकर तन्वी विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत अभी भी बिना कुछ रिएक्ट किए हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर बाद एक नजर वो तन्वी के हाथ की तरफ देखता है। तन्वी घबराकर यामिनी से कहती है, इट्स ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, छोटी सी खरोच है बस। थैंक यू मिस यामिनी। मिस्टर विद्युत,
भला मिस यामिनी को मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? रिपोर्टर्स के सामने अपने केयरिंग होने का दिखावा जो करना है उन्हें। इनके साथ फिल्म सेट में जाने का मतलब है अपने लिए मुसीबत खड़ी करना। तन्वी मन ही मन सोचती है और एक नजर फिर से विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत तन्वी की तरफ देख भी नहीं रहा है। जाहिर है कि उसे तन्वी से कोई मतलब नहीं है। ओके देन, आगे से अपना ध्यान रखना और यहाँ आए सभी मीडिया पर्सन्स को थैंक यू। यू ऑल टेक केयर। भीड़ को बाय बोलते हुए यामिनी अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर लेती है और फिल्म सेट के अंदर चली जाती है। गाड़ी के जाते ही सारे रिपोर्टर्स आपस में फिर से बातचीत शुरू कर देते हैं। क्या मिस्टर विद्युत और मिस यामिनी के बीच कुछ चल रहा है? एक रिपोर्टर पूछता है। ये दोनों कल रात से ही साथ हैं। क्या मिसेस नुमानी को इस बात की खबर है? दूसरा रिपोर्टर सवाल करता है। तन्वी इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए भीड़ से दूर आकर खड़ी हो जाती है। वो एक नजर अपने हाथ में लगी चोट पर डालती है। उसका हाथ एक तरफ से कट गया होता है जिससे खून बहना भी शुरू हो जाता है। दर्द से तन्वी की आंखें भर आती हैं। तभी एक सीनियर रिपोर्टर तन्वी के पास आकर उसे समझाती है, माय डियर, किसी न्यूज को कवर करने के लिए इतना उतावलापन ठीक नहीं। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मिस्टर विद्युत ने तुम्हारी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, पर ऐसा हर बार होगा ये जरूरी नहीं। तन्वी सर हिलाते हुए उस रिपोर्टर को थैंक्स बोलती है और मुड़कर आकृति को ढूंढने लगती है। भीड़ में खड़ी आकृति की तरफ उसकी नजर पड़ती है। तन्वी आकृति की ओर बढ़ ही रही होती है कि सामने से फिल्म की क्रू मेंबर कविता उसके पास आ जाती है। तन्वी को बगल में लाकर कविता उससे कहती है, तुम ही हो ना जिसे हाथों में चोट लगी है? चलो मेरे साथ अंदर चलो। इससे पहले कि तन्वी उसे मना करती, कविता उसके पास आकर उसके कानों में धीरे से कहती है कि मिस्टर विद्युत के ऑर्डर्स हैं। कविता की बात सुन तन्वी काफी सरप्राइज हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि विद्युत को इतनी फिक्र भी हो सकती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसका सारा दर्द कहीं गायब हो गया। क्या वाकई मिस्टर विद्युत को मेरी फिक्र है? इसका मतलब वो जैसे दिखते हैं असल में उतने बुरे नहीं है। अपने मन में ये सब सोचते हुए तन्वी कविता के साथ फिल्म सेट के अंदर चली जाती है। फिल्म सेट पर तन्वी बिना नजर उठाए कविता को फॉलो कर रही होती है। कुछ देर चलते ही पीछे से यामिनी की आवाज आती है, अरे तुम आ गई। यामिनी तन्वी से मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तो तुम्हारी चोट बहुत गहरी नहीं है, पर अगर इसे बिना दवाई लगाए ऐसे ही छोड़ देंगे तो चोट के निशान तुम्हारी बॉडी में रह जाएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें फिल्म सेट के अंदर बुलवाया है। इसका मतलब मुझे अंदर मिस यामिनी ने बुलवाया। वही मैं कहूँ कि अचानक मिस्टर विद्युत को मेरी फिक्र क्यों होने लगी? मुझे फिल्म सेट के अंदर मिस यामिनी के कहने पे लाया गया है। अपने ख्यालों से बाहर निकल तन्वी यामिनी को थैंक्स बोलती है। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, इतना तो कोई भी किसी के लिए करेगा। तुम्हें जल्द से जल्द बैकरूम में जाना चाहिए, फर्स्ट एड वहीं पे है। यामिनी मुस्कुराते हुए तन्वी से कहती है। कविता के साथ तन्वी बैकरूम की तरफ चली जाती है। तन्वी के जाने के बाद भी काफी देर तक यामिनी उसी जगह पर यूं ही खड़ी रहती है। उसे बार बार वो बात याद आ रही होती है कि कैसे विद्युत ने कविता से कहकर तन्वी को सेट के अंदर बुलवाया। आखिर मिस्टर विद्युत को इस रिपोर्टर के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? वो तो कभी भी ऐसे नहीं थे, यामिनी ने सोचा। वहीं तन्वी कविता के साथ फिल्म सेट के एक वेनिटी में आकर बैठ जाती है। फर्स्ट एड का बॉक्स उसके सामने ही रखा होता है। प्रोडक्शन की कॉल आने की वजह से कविता तन्वी को अकेला छोड़कर वेनिटी से बाहर चली जाती है। अपने सामने पड़े फर्स्ट एड से तन्वी दवाई निकालकर अपनी चोट पे लगाने लगती है और अपने हाथों में पट्टी बांधकर तन्वी वेनिटी की खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी तन्वी को सामने से विद्युत अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ उसी पार्टी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। विद्युत का मैनेजर अमृत उसे कुछ कह रहा होता है, जिसे सुनकर विद्युत कुछ देर के लिए रुक जाता है। वेनिटी की खिड़की से तन्वी विद्युत को देख रही होती है। फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के बाद विद्युत और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देखते हुए तन्वी एक पल के लिए कहीं खो सी जाती है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत वेनिटी की गाड़ी से 2 मीटर की दूरी पर है। अगर मुझे फिल्म सेट में मिस यामिनी ने बुलवाया था तो मिस्टर विद्युत को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। वो तो यही समझेंगे कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। तन्वी ने मन ही मन सोचा और विद्युत के गुस्से से डरकर वो वेनिटी के बाथरूम में जाकर छुप गई। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, वैसे ही वेनिटी में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तन्वी समझ गई कि विद्युत गाड़ी के अंदर आ चुका है। उसके कदमों की आवाज सुनकर तन्वी को भी यकीन हो गया कि वो बिल्कुल अकेला है। पर आखिर मिस्टर विद्युत वेनिटी में क्यों आए हैं? कहीं वो मुझसे मिलने तो नहीं आए? तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है कि उसे वेनिटी के दरवाजे की खुलने की आवाज आती है। तन्वी कान लगाकर अंदर आते कदमों की आहट को सुनने लगती है। तन्वी समझ जाती है कि ये किसी लड़की के कदमों की आवाज है। इतने में उसे दरवाजे के लॉक होने की आवाज सुनाई देती है। ये दरवाजा क्यों लॉक किया? मिस्टर विद्युत और एक लड़की फिल्म की वेनिटी में बिल्कुल अकेले? कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? अपने ख्यालों से बाहर निकलकर तन्वी दरवाजे पर अपने कान लगा लेती है। तभी उसे यामिनी की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर विद्युत, आई एम सो ग्लैड कि आज मुझे आपके साथ अकेले रहने का मौका मिला। मैं हमेशा से आपको ये बात बताना चाहती थी पर कभी हिम्मत नहीं कर पाई। एक्चुअली मिस्टर विद्युत, आई रियली लाइक यू अ लॉट, यामिनी विद्युत से कहती है। तो ये दोनों क्या सिर्फ बातें करने के लिए पूरी फिल्म क्रू से छुपकर एक वेनिटी में बैठे हैं? ये तो सबको पता था कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। तन्वी ये सब सोच ही रही थी कि उसने न चाहते हुए भी बाथरूम का दरवाजा खोला और एक नजर विद्युत और यामिनी की ओर देखने लगी। वो देखती है कि यामिनी की बातों का विद्युत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी बड़े आराम से बिना रिएक्ट किए एक जगह बैठा हुआ था।
तभी विद्युत एक नजर बाथरूम के दरवाजे की ओर देखता है। उसकी नजर दरवाजे से झांकती तन्वी की नजरों से मिलने ही वाली होती है कि पकड़े जाने के डर से तन्वी घबराकर दरवाजे को तेजी से बंद कर देती है। दरवाजे की उस आवाज को सुनकर यामिनी गुस्से से कहती है, कौन है वहाँ? उस वक्त तन्वी को ऐसा लगता है कि उसकी एक बेवकूफी के लिए उसके हाथों को काटकर कहीं फेंक देना चाहिए। क्या जरूरत थी उसे दरवाजे को खोलने की? बस क्योंकि वो यामिनी की बात पर विद्युत कैसे रिएक्ट करता है ये देखना चाह रही थी। वैसे मिस्टर विद्युत के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि वेनिटी में उनके और यामिनी के अलावा कोई तीसरा जरूर है। तन्वी ने सोचा, धमकी, कौन है वहाँ? अभी इसी वक्त बाहर आओ। गुस्से में यामिनी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। तन्वी बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोलकर दबे पांव विद्युत और यामिनी के सामने आ जाती है। इससे बुरा क्या ही हो सकता था उसकी जिंदगी में। तन्वी धीमी सी आवाज में कहती है, मिस यामिनी, मिस्टर विद्युत, मुझे अब जाना चाहिए। आप दोनों अपनी बातें जारी रख सकते हैं। इतना कहकर तन्वी बाहर जा ही रही होती है कि यामिनी उसे रोक लेती है। वहीं रुको कहते हुए तन्वी के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। फिर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए वो तन्वी से कहती है, तुमने हमारी कितनी बातें सुनी? तन्वी समझ जाती है कि यामिनी उससे क्या कहना चाहती है। वो तुरंत ना में सिर हिलाते हुए यामिनी से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए मिस यामिनी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। तन्वी के ऐसा कहते ही यामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तेज आवाज में तन्वी से पूछती है, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुमने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी? उफ, क्या करूं अब मैं तुम्हारा। तन्वी को समझ नहीं आता कि यामिनी आखिर कहना क्या चाह रही थी। आखिर ये लोग अब कर ही क्या सकते हैं, तन्वी सोचती है। इतने में यामिनी तन्वी को ऑर्डर देते हुए उससे कहती है, अभी इसी वक्त अपना बैग खोल कर दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं तुमने हमारी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर ली। व्हाट मिस यामिनी, आप हद पार कर रही हैं। तन्वी मन ही मन सोचती है और बिना कुछ रिएक्ट किए उसी जगह खड़ी रहती है। अपनी बातों का असर तन्वी पे ना पड़ते देखकर यामिनी उसे धमकी देते हुए कहती है, अपना बैग इसी वक्त खोल कर दिखाओ। माना तुम्हें मेरा कोई डर नहीं, पर मिस्टर विद्युत के गुस्से से तो तुम वाकिफ हो, या फिर आज वाकिफ हो जाओगी। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी एक नजर विद्युत की तरफ देखती है। भले ही हमारा रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, इस वक्त तो मिस्टर विद्युत मेरी मदद जरूर करेंगे, है ना? तन्वी के इस सवाल का जवाब उसे अगले ही पल मिल गया जब विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। विद्युत के लिए तन्वी शायद एग्जिट ही नहीं करती है। उसे तन्वी के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वेनिटी में चुपचाप बैठा विद्युत ऐसा पेश आ रहा था जैसे यामिनी और तन्वी की बातें उसे सुना ही नहीं दे रही हैं। क्या मिस्टर विद्युत को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? इतनी मदद तो कोई किसी अजनबी की भी कर देता है, मैं तो फिर उनकी बीवी। तन्वी मन ही मन सोचती है। विद्युत की चुप्पी को देखकर तन्वी समझ जाती है कि अब उसे ये बेइज्जती झेलनी ही पड़ेगी। आखिरकार वो अपने बैग को खोलकर उसे उसके अंदर का सारा सामान सामने रखी टेबल पर बिखेर देती है। यामिनी एक एक कर टेबल पर पड़े सारे सामानों को देखने लगती है। तन्वी के खिलाफ कोई भी चीज उसके हाथ नहीं लगती। आई होप अब आपको मुझ पर यकीन हुआ होगा। कैन आई लीव नाउ? तन्वी गुस्से में टेबल पे बिखरा सामान अपने बैग में वापस रखते हुए कहती है। यामिनी एक नजर विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत अभी भी बिना कुछ रिएक्ट किए वहाँ चुपचाप बैठा हुआ है। हालांकि उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसे तन्वी के लिए थोड़ा सा भी बुरा महसूस हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मिस्टर विद्युत को रिपोर्टर्स से इतनी नफरत है, और ये लड़की तो उनकी गाड़ी के सामने तक आ गई थी। इसके बावजूद मिस्टर विद्युत ने उसे फिल्म सेट के अंदर बुलवाकर उसे फर्स्ट एड दिलवाया। जरूर ये सब उन्होंने इसीलिए किया ताकि वो तन्वी की बेइज्जती कर सके, वरना सब जानते हैं कि मिस्टर विद्युत किसी पे रहम खाने वालों में से नहीं है। यामिनी ने मन ही मन सोचा। विद्युत के इरादों को जानने के बाद अब वो तन्वी को इतनी आसानी से बच के नहीं जाने देगी। मुस्कुराते हुए यामिनी तन्वी से कहती है, मैंने सुना है कि आजकल के रिपोर्टर्स काफी स्मार्ट हो गए हैं, यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों में कैमरा और माइक्रोफोन छुपा के रखते हैं। लेट मी जस्ट चेक यू, तुम्हें अपने कपड़े हटाने होंगे। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी सख्ते में आ जाती है। कुछ वक्त के लिए उसे यकीन नहीं होता कि यामिनी वाकई उससे ये सब कह रही है। अपने गुस्से पर काबू रखते हुए तन्वी यामिनी से कहती है, मिस यामिनी, शायद आपको पता नहीं कि आप जिसे तलाशी कह रही हैं वो असल में हरासमेंट है। हरासमेंट? माय फुट, तुम चाहो तो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हो। यामिनी तन्वी की बात का जवाब देते हुए कहती है। तन्वी के सब्र का बांध अब टूटने लगता है। वो एक नजर आखिरी बार विद्युत की ओर देखती है, इस उम्मीद से विद्युत अब शायद उसकी मदद करेगा। पर अफसोस, विद्युत को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात इस हद तक आगे बढ़ गई है और मिस्टर विद्युत अभी भी खामोश है। तन्वी मन ही मन सोचती है। विद्युत एक नजर तन्वी की ओर देखता है। तन्वी की आखिरी उम्मीद फिर से जागती है। तन्वी से अपनी नजरें हटाकर विद्युत यामिनी से कहता है, शक के दायरे में आने वाले हर शख्स की तलाशी लेना जरूरी है। विद्युत की बातें सुनकर तन्वी बहुत हर्ट होती है, मानो वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं। पर वो कैसे उसके साथ इस तरह पेश आ सकता है? ऐसा बर्ताव तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। गुस्से से तन्वी अपनी मुट्ठियों को कसती है। इतनी बेइज्जती से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पर क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? हॉस्पिटल में एडमिट अपने भाई के बारे में सोचकर तन्वी कांप जाती है। अपनी नजरों को नीचे कर वो यामिनी से कहती है, ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो फिर
इतना कहते हुए वो अपने शर्ट के बटन्स को खोलने लगती है। तन्वी को विद्युत के सामने ऐसा करता देखकर यामिनी उस पर गुस्से से बरस पड़ती है। ये क्या कर रही हो तुम? जो आपने मुझे करने के लिए कहा है वही। अपने चेहरे पर नकली हंसी लिए तन्वी यामिनी की बात का जवाब देती है। यामिनी एक नजर विद्युत की तरफ देखते हुए तन्वी को डांटती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी कि मिस्टर विद्युत के सामने ऐसी हरकतें करोगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मिस्टर विद्युत से अब कैसी शर्म? तन्वी झूठी मुस्कान लिए विद्युत की तरफ देखती है। उन्होंने तो ये सब पहले से ही देख रखा है। क्यों मिस्टर विद्युत, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तन्वी के इतना कहते ही यामिनी चौंक कर विद्युत की तरफ देखती है। वो अभी बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप बैठा हुआ है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? परेशान होकर यामिनी तन्वी से पूछती है। एक और राज, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। इतना कहते हुए तन्वी अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे जमीन पर फेंक देती है। गुस्से से तन्वी का चेहरा लाल हो चुका होता है। बचे हुए कपड़ों में उसकी खूबसूरती और निखर के नजर आने लगती है। यामिनी न चाहते हुए भी एक पल के लिए तन्वी को देखती रह जाती है। खुद को ऐसी हालत में देखकर तन्वी शर्म से कांपने लगती है। अपने बदन में बचे बाकी कपड़ों को पकड़ते हुए तन्वी गुस्से से विद्युत की आंखों में देखकर कहती है, क्या आज के लिए इतना काफी है? इससे ज्यादा बेइज्जती मैंने 8 साल पहले महसूस की थी। विद्युत मन ही मन सोचता है। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा एक साथ नजर आने लगता है। असल में तन्वी को ऐसी हालत में देखकर उसे खुशी मिलनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों तन्वी की आंखों में शर्मिंदगी देखकर विद्युत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उल्टा वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर अपनी टाई को ढीला कर देता है। उधर तन्वी विद्युत को खामोश देखकर अपने बचे हुए कपड़ों को उतारने ही वाली होती है कि विद्युत गुस्से से बोल पड़ता है, गेट आउट। तन्वी रुककर विद्युत की तरफ देखने लगती है और अपने हाथ अपने कपड़ों से हटा लेती है। विद्युत की आवाज से घड़ी का सन्नाटा छा जाता है। माहौल को शांत होता देखकर यामिनी चैन की सांस लेती है। इतनी देर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत और तन्वी किसी फिल्म का सीन कर रहे हो जहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस इंसल्ट से यामिनी चिढ़ते हुए तन्वी से कहती है, बस बहुत हो गया, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तुमने सुना नहीं मिस्टर विद्युत ने क्या कहा? जस्ट गेट लॉस्ट। विद्युत मुड़कर यामिनी को देखता है। गुस्से भरी आवाज में वो फिर कहता है, आई सेड गेट आउट। ये सुनकर यामिनी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि मिस्टर विद्युत उसे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। यामिनी कुछ बोलने ही वाली होती है कि विद्युत एक बार फिर उसे गुस्से से देखता है। यामिनी घबराकर तन्वी को देखते हुए गाड़ी से बाहर चली जाती है। यामिनी के जाते ही सब कुछ फिर से एकदम शांत हो जाता है। तन्वी अभी भी उसी हालत में विद्युत के सामने खड़ी थी। उसके बदन पर उसके काले घने बाल लहरा रहे थे और उसकी काली आंखों में शर्म और जिद एक साथ नजर आ रही थी। अचानक खिड़की से आती ठंडी हवा से तन्वी कांप उठती है। तन्वी को ऐसे हालत में देखकर विद्युत को अच्छा नहीं लगता। उसे महसूस होता है कि तन्वी के लिए उसका रवैया कुछ नर्म पड़ गया है। अपने जज्बातों को दबाते हुए वो अपनी नजरें तन्वी से हटा लेता है। विद्युत को अपने सामने खड़ा देखकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे वहीं उसकी बड़ी सी परछाई में कैद हो चुकी है। अचानक तन्वी विद्युत से पूछती है, मिस्टर विद्युत, क्या आप मुझसे नाखुश हैं? पिछली रात से तन्वी को ऐसा ही लग रहा था कि विद्युत को उससे कोई लगाव नहीं है। तन्वी इस बात को नजरअंदाज करना चाहती थी, पर आज जब विद्युत ने उसे सबके सामने इतना बेइज्जत किया तो न चाहते हुए भी उसे विद्युत से ये सवाल पूछना पड़ा। नाखुश? विद्युत झूठी मुस्कान के लिए तन्वी की तरफ देखकर कहता है, उन दोनों के रिश्ते को सिर्फ खुशी के तराजू में नहीं रखा जा सकता था। वेनिटी से बाहर जाने के लिए विद्युत दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे के आखिर में पहुंचकर वो अचानक सारी खिड़कियों को पर्दों से ढकने लगता है। उसके ऐसा करते ही पूरे वेनिटी में अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में तन्वी विद्युत को धीरे धीरे अपने करीब आते देखती है। अचानक तन्वी को अपनी पीठ पर कुछ महसूस होता है। विद्युत अब उसके बहुत करीब आ चुका होता है। घबराते हुए वो विद्युत से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? इसके बगैर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तुमसे नाखुश हूँ कि नहीं? विद्युत तन्वी की बात का जवाब देता है। तन्वी ठंड से कांप रही थी और जमीन पर गिरी अपनी शर्ट को वो उठाने ही वाली होती है कि इतने में विद्युत अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेता है। तन्वी को सोफे पर ढकेलते हुए वो धीरे धीरे उसके पास आता चला जाता है। मिस्टर विद्युत, प्लीज नो। हिचकिचाते हुए तन्वी विद्युत से कहती है। विद्युत तन्वी के और करीब आता चला जाता है। तन्वी अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेती है। आज पहली बार उसे ऐसा लगता है जैसे वक्त कहीं रुक सा गया है। सब खत्म होने के बाद विद्युत तन्वी के पास से हट जाता है। तन्वी अभी भी सोफे पर लेटी हुई है। तन्वी की तरफ देखते हुए विद्युत उससे कहता है, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पर मेरी खुशी की वजह बस तुम्हारा जिस्म है। विद्युत की बातों में जहर खुला हुआ लगता है। ये सुनकर तन्वी खुद को बहुत गिरा हुआ महसूस करती है। तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा तन्वी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मिस्टर विद्युत की हर बात का जवाब देने की। तन्वी खुद को समझाती है। विद्युत पूरे कपड़ों में तन्वी के सामने खड़ा है। वहीं तन्वी का बदन आधे अधूरे कपड़ों में ठंड से कांप रहा है। अपनी हालत पर तन्वी को खुद पे दया आने लगती है। विद्युत ने आज भी उससे प्यार करते वक्त अपने कपड़ों को हटाना जरूरी नहीं समझा। आखिर किस बात का घमंड है उसे? बस क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तन्वी ये सब सोचते हुए सोफे से उठकर बैठ जाती है।
विद्युत को बाथरूम की तरफ जाता देखकर तन्वी बोल पड़ती है, पर मैं आप या आपके जिस्म से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इतना सुनते ही विद्युत जाते जाते रुक जाता है। तन्वी विद्युत की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी तो पहले से ही इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, आपको किसी ने बताया नहीं कि एक लड़की से प्यार कैसे किया जाता है? तन्वी की बात सुनकर विद्युत गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, जो लड़की पैसों के लिए खुद को बेच दे वो प्यार करने के लायक नहीं होती। ये सुनकर तन्वी का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है। तो मिस्टर विद्युत ये सोचते हैं उसके बारे में, इसी वजह से वो उससे इतनी नफरत करते हैं। अगर उसके भाई की जिंदगी का सवाल ना होता तो वो कभी भी इस डील के लिए राजी ना होती। तन्वी के मन में ये सब बातें घूमने लगती हैं। तन्वी की इंसल्ट करते हुए विद्युत बाथरूम की तरफ चला जाता है। वापस आकर बगैर तन्वी की तरफ देखे वो वेनिटी से जाने लगता है। दरवाजे की तरफ पहुंचते ही वो रुककर तन्वी को नफरत भरी आंखों से देखता है और उससे कहता है, तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो जहन्नुम में जाना चाहिए। विद्युत की बात सुनकर तन्वी पैनिक कर जाती है। उस जैसी लड़कियां, क्या कमी है उसमें? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो उसे जीने तक का कोई हक नहीं? तन्वी गुस्से में सोचती है, बस क्योंकि मिस्टर विद्युत बहुत अमीर है, वो समझते हैं कि वो किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से नीचे गिरा सकते हैं। तन्वी गुस्से और शर्मिंदगी से भर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएगी। खुद को संभालते हुए वो जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचती है। तन्वी फौरन अपने कपड़े पहनती है और अपना सामान लेकर वेनिटी से बाहर निकलने लगती है। वेनिटी के बाहर विद्युत का मैनेजर अमृत तन्वी का इंतजार कर रहा था। तन्वी के बाहर आते ही अमृत उससे कहता है, चलिए मैं आपको फिल्म सेट के बाहर तक छोड़ देता हूँ। तन्वी को कुछ समझ नहीं आता, बिना कुछ कहे वो अमृत के पीछे पीछे चल देती है। इसका मतलब अमृत पूरे वक्त वेनिटी के बाहर ही खड़ा था। अगर ऐसा है तो उसने अंदर की सारी बातों को सुन लिया होगा। तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है कि तभी अमृत उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछता है, मिस तन्वी, क्या आप जानती हैं कि मिस्टर विद्युत ने आपसे शादी क्यों की? अमृत के सवाल से तन्वी का ध्यान टूटता है और वो पलटकर उससे पूछती है, क्यों? क्या आपको भी नहीं पता? अमृत तन्वी से पूछता है। तन्वी ना में सिर हिलाते हुए जवाब देती है, मुझे वाकई नहीं पता। क्या आप मुझे इसकी वजह बता सकते हैं? जब तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत थी तब विद्युत के मैनेजर अमृत ने ही उसका पता लगाया था। विद्युत से शादी की डील भी अमृत ने ही करवाई थी। इम्पॉसिबल, अमृत शॉक्ड होकर तन्वी से कहता है। तन्वी भी अचंभे से अमृत की बात सुन रही होती है। दरअसल मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो खुद मिस्टर विद्युत ने आपको ढूंढने के लिए कहा था। आपसे शादी के एग्रीमेंट का आइडिया भी उन्हीं का था। मुझे लगा शायद आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अमृत की बातें सुनकर तन्वी शॉक्ड हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो विद्युत को पहले से जानती होती तो मीडिया की दुनिया में वो बहुत बड़ा नाम बन चुकी होती। सब जानते हैं कि सुपरस्टार विद्युत की जिंदगी से जुड़ी कोई भी खबर मिनटों में बिक जाती है। तन्वी सोचने लगती है, क्या मैं आपको घर भेजने के लिए कार का अरेंजमेंट करूं? फिल्म सेट के बाहर आते ही अमृत तन्वी से पूछता है। तन्वी उसे फौरन मना करते हुए कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। ये कहते हुए तन्वी अकेले ही बाहर की तरफ जाने लगती है। उस वक्त सारे रिपोर्टर्स भी शूटिंग सेट से चले गए होते हैं। जाहिर है कि सबको सुपरस्टार विद्युत और यामिनी सहाय के साथ होने की खबर को पब्लिश करने की जल्दी होगी। रोड क्रॉस करके तन्वी टैक्सी को रुकवाने ही वाली होती है कि इतने में एक रेड कलर की ऑडी कार उसके सामने आ जाती है। कार का दरवाजा अचानक से खुलता है और यामिनी गुस्से में कार से उतरती है। तन्वी को समझ नहीं आता कि यामिनी इस वक्त वहाँ क्या कर रही है। इससे पहले कि तन्वी कुछ कहती, यामिनी उसके पास आकर उसे जोर का एक थप्पड़ मार देती है। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, विद्युत सिर्फ मेरा है। तुम ये मत समझना कि तुम उन्हें अपनी खूबसूरती के दम पर मुझसे छीन लोगी, यामिनी तन्वी से कहती है। वो थप्पड़ तन्वी को इतनी अचानक से लगा था कि उसे कुछ रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला। थप्पड़ से उसके गाल लाल हो जाते हैं और उसका चेहरा सुन्न पड़ चुका होता है। तन्वी अपने हाथों से अपने गालों को छू कर देखती है और महसूस करती है कि उसके चेहरे के सारे दांत भी बिल्कुल ठीक हैं। तन्वी को थोड़ी तसल्ली होती है और वो खुद को संभालते हुए वापस सीधी खड़ी हो जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूं तो स्टार्स और रिपोर्टर्स के बीच कई नोकझोंक होती रहती थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ किसी स्टार ने किसी रिपोर्टर को थप्पड़ मारा हो। तन्वी यामिनी की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे ख्याल से पिछली रात ही मिस्टर विद्युत ने शादी कर ली है। क्या उन्होंने आपसे शादी की है? क्या आप ही मिसेस विद्युत नोमानी है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शादी मुझसे हुई या किसी और से, पर किसी भी कीमत पर वो जगह तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। यामिनी तन्वी के सवालों का जवाब देती है। यामिनी की बात सुनकर तन्वी मुस्कुराते हुए कहती है, ट्रस्ट मी, मैं सपने में भी कभी मिसेस नोमानी बनना नहीं चाहूंगी। उस वक्त उन दोनों के आसपास कोई नहीं होता। यामिनी तन्वी पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हारी शादी भी मिस्टर विद्युत से हुई होती तब भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनकी मिस्ट्रेस बनने में भी अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, मिस्टर विद्युत से दूर रहो। तन्वी चौंक कर यामिनी से पूछती है, क्या कहा आपने मिस्ट्रेस? पर जहाँ तक मुझे याद है आपने जस्ट अभी मिस्टर विद्युत को प्रपोज किया था और उन्होंने आपको रिजेक्ट भी कर दिया। इन सब के बावजूद भी आप उनकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हैं? क्या मिस्टर विद्युत कभी इस बात के लिए राजी होंगे?
तन्वी की तानों भरी बातें सुनकर यामिनी काफी नाराज हो जाती है। गुस्से में वो तन्वी से कहती है, इसे क्या फर्क पड़ता है, असल बात तो ये है कि मिस्टर विद्युत के साथ मीडिया की खबरों में मेरा ही नाम आने वाला है। उनकी शादी को लेकर जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें भी एक नाम तो मेरा जरूर ही होगा। उस वक्त यामिनी को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कह रही है। वो तन्वी को फिर से धमकाते हुए कहती है, मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, अपना मुंह बंद रखना, वरना ये थप्पड़ तो सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अगली मुलाकात सिर्फ एक थप्पड़ पर खत्म नहीं होगी। इतना कहते हुए यामिनी अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। यामिनी को जाते देखकर तन्वी अपने बैग से धूल को हटाकर अपने फोन को बाहर निकालती है। उसके फोन पे वॉइस रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तन्वी उसके बटन को ऑफ कर वापस अपने बैग में रख लेती है। मैं घर जा रहा हूँ। तन्वी अपने फोन की रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से चेक करती है। यामिनी की आवाज पूरी तरह से उसके फोन पर रिकॉर्ड हो गई है। अपने फोन को रखकर तन्वी अपने बैग से एक शीशा निकालती है। थप्पड़ से तन्वी का चेहरा बुरी तरह सूज गया था। तन्वी जैसे ही चेहरे पे पड़े थप्पड़ के निशान को अपने हाथ से छूती है, दर्द से उसकी सिसकियां निकल जाती हैं। तन्वी खुद को ऐसी हालत में देखकर उदास हो जाती है। शुरू से ही तन्वी को सब कुछ बर्दाश्त था सिवाय ज्यादती के। विद्युत का तन्वी के साथ खराब बर्ताव करना वो बर्दाश्त कर सकती थी, पर यामिनी का मैटर बिल्कुल अलग था। वो कुछ भी भूलने वालों में से नहीं थी। हो ना हो वो बहुत जल्द यामिनी से इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगी। यू जस्ट वेट एंड सी मिस यामिनी, तन्वी मन ही मन सोचती है और न्यूज एजेंसी जाने की बजाय टैक्सी लेकर विद्युत के घर पहुंच जाती है। तन्वी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक कर रखती है। घर के अंदर केयरटेकर से मिलकर वो सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। सोफे पर लेटकर वो एक गीले कपड़े को अपने चेहरे पे रख लेती है। उसके मन में अभी भी विद्युत के मैनेजर अमृत के पूछे गए सवाल घूमते रहे हैं। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए तन्वी सोचने लगती है कि क्या वाकई उसने विद्युत को इससे पहले कभी देखा था। तन्वी से पहली बार मिलते ही विद्युत उससे नफरत करने लगा था, पर अगर ऐसा था तो उसने अपने बच्चे के लिए तन्वी को ही क्यों चुना। इसकी वजह सिर्फ तन्वी की खूबसूरती तो नहीं हो सकती। ये सब सोचते हुए तन्वी अपनी ख्यालों की दुनिया में फिर से खो जाती है। खैर जो भी हो, एक बार बच्चा होने के बाद वो मिस्टर विद्युत को डिवोर्स दे देगी। उसके बाद वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई होती है कि अचानक दरवाजे पर कोई आता है। तन्वी सोफे से तुरंत उठकर बैठ जाती है और दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, कौन है? मैडम मैं हूँ, केयरटेकर तन्वी से कहती है। सर ने मुझे आपको दूध देने के लिए कहा है। अपने चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान को याद करके तन्वी हंसते हुए केयरटेकर से कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। ऐसा बोलते हुए उसके पेट में भूख की वजह से गड़गड़ाहट होने लगती है। उसने सुबह भी सिर्फ एक गिलास दूध ही पिया था। दोपहर के वक्त भी उसे लंच करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में क्या उसे वाकई भूख नहीं लगी है? कुछ देर सोचते हुए तन्वी अपने चेहरे को ढककर दूसरी तरफ घुमाकर बैठ जाती है और केयरटेकर को अंदर आने के लिए कहती है। दरवाजा खोलकर केयरटेकर अंदर आ जाती है और दूध का ग्लास तन्वी को दे देती है। तन्वी तुरंत दूध को पीने लगती है। अचानक उसे दूध का टेस्ट कुछ अजीब सा लगता है। सुबह के वक्त भी ऐसा हुआ था। हालांकि विद्युत के कहने पर केयरटेकर ने उसे दूध का ग्लास दिया था। इस वजह से तन्वी बिना सोचे समझे एक ही घूंट में उस दूध को पी लेती है। केयरटेकर ग्लास लेकर कमरे के बाहर जाने लगती है। बाहर निकलकर वो कमरे का दरवाजा बंद ही कर रही होती है कि उसकी नजर सोफे पर लेटी हुई तन्वी की ओर पड़ती है। केयरटेकर उसके चेहरे को गौर से देखती है। क्या मैडम के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे? केयरटेकर मन ही मन ये बात सोचती हुई सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। नीचे आकर वो फोन में एक नंबर डायल करती है। फोन रिसीव होते ही दूसरी तरफ से विद्युत की आवाज सुनाई देती है। क्या उसने दूध पी लिया? यस सर, केयरटेकर जवाब देती है। विद्युत फोन रखने ही वाला होता है कि केयरटेकर अचानक से कहती है, सर क्या आप आज रात को घर आएंगे? मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। केयरटेकर की बात सुनकर विद्युत फोन रख देता है। तन्वी की तबीयत के बारे में सोचता हुआ वो बाहर जाने लगता है कि इतने में अमृत पीछे से उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। विद्युत अमृत की बात का जवाब देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उस अंधेरे से कमरे में सोफे पर लेटकर तन्वी अपनी करवटें बदल रही है। आखिरकार वो सोफे से उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। अपने पैरों से बगैर कोई आवाज किए तन्वी धीरे धीरे नीचे जाती है। लिविंग रूम को खाली देखकर उसे तसल्ली होती है। तन्वी फौरन किचन की तरफ भागती है और फ्रिज खोलकर उसमें से ब्रेड निकालकर खाने लगती है। इतने में उसे घर के बाहर किसी कार के आने की आवाज सुनाई देती है। घबराहट से वो बिल्कुल चौंक पड़ती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगती है। क्या मिस्टर विद्युत वापस आ गए? तन्वी के मन में सेट पर हुई बात फिर से आ जाती है। नर्वस होकर वो फ्रिज को तेजी से बंद करते हुए अपने बेडरूम की तरफ जा ही रही होती है कि उसे लिविंग रूम में कोई आता हुआ नजर आता है। ये सोचकर तन्वी किचन में ही रुक जाती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। सामने के दरवाजे से विद्युत अंदर आता है। उसके आते ही केयरटेकर उसके पास जाती है और उसे कहती है, सर आप वापस आ गए? विद्युत अपना कोट केयरटेकर को देकर उससे पूछता है, क्या हुआ उसे? दरअसल मैडम को केयरटेकर विद्युत की बात का जवाब दे ही रही होती है कि विद्युत गुस्से में बोल पड़ता है, उसे मैडम कहकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातों से पूरा लिविंग रूम
बिल्कुल शांत हो जाता है। विद्युत की बात सुनकर तन्वी इतना चिढ़ जाती है कि वो किचन से बाहर निकलकर केयर टेकर से कहती है, आप मुझे तन्वी बुला सकती हैं। केयर टेकर विद्युत की तरफ मुड़कर उससे कहती है, दरअसल तन्वी ने आज खाना नहीं खाया। वहीं तन्वी के हाथ में ब्रेड देखकर विद्युत गुस्से से केयर टेकर की तरफ देखता है। केयर टेकर तन्वी के चेहरे पे लगे ब्रेड को देखकर अपनी बात पूरी किए बिना ही चुप हो जाती है। विद्युत को लगा था कि आज की बेइज्जती के बाद तन्वी बहुत परेशान और उदास होगी, पर तन्वी हाथों में ब्रेड लिए किचन से आता देखकर विद्युत को काफी गुस्सा आता है। तन्वी को देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि आज की बातों से उसे कुछ खास फर्क पड़ा हो। विद्युत तन्वी से कुछ कहते कहते रुक जाता है। वो एक नजर तन्वी को गौर से देखता है। उसके पास आकर वो अपने हाथ उसके गाल पर ले जाता है। इससे पहले कि तन्वी कुछ भी कह पाती, विद्युत उससे पूछ लेता है, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे? ये निशान उसी ने दिए हैं जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है। तन्वी के मन में आता है कि विद्युत को ये जवाब दे दे, पर वो जानती थी कि विद्युत को ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। शायद विद्युत यामिनी के गुस्से का बदला भी तन्वी से ही ले। तन्वी अपने चेहरे को विद्युत के हाथों से हटा लेती है। विद्युत तेज आवाज में उससे फिर पूछता है, तो तुम ये कभी नहीं बताने वाली कि यामिनी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? विद्युत की बात सुनकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे वो उसकी हालत का मजाक उड़ा रहा हो। कुछ देर सोचने के बाद तन्वी विद्युत से कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है? तुम मुझ पर एहसान जताना चाहती हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हारे थप्पड़ का बदला यामिनी से लूंगा? विद्युत तन्वी को चिढ़ाते हुए कहता है। तन्वी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। विद्युत अपनी केयर टेकर की तरफ घूमकर उनसे कहता है कि सिस्टर माया, आपकी उम्र अब काफी हो गई है, आंखें भी कमजोर हो रही हैं, आगे से ध्यान रखिएगा कि कोई आपको बेवकूफ ना बना ले। बेवकूफ? क्या मिस्टर विद्युत मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने उनकी केयर टेकर को बेवकूफ बनाया? ये सोचकर तन्वी गुस्से में विद्युत से कहती है, मिस्टर विद्युत, मुझे आपकी कोई मदद नहीं। इतने में तन्वी बात काटते हुए विद्युत जवाब देता है, मिस तन्वी वर्मा, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। इतना कहकर विद्युत सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जाता है और दरवाजे को जोर से बंद कर लेता है। तो मिस्टर विद्युत किसी को अपने सामने बात तक नहीं करने देते, यहाँ तक कि किसी की बात सुनते तक नहीं। तन्वी मन ही मन सोचते वापस से अपने ब्रेड को खाने लगती है। उसे अचानक एहसास होता है कि शायद ये उसका अपने पति से पहला झगड़ा था। इसका मतलब उसे आज रात कमरे से बाहर सोना पड़ेगा। तन्वी पूरी रात लिविंग रूम में सोकर बिताती है। अगली सुबह उठकर वो अपना चेहरा शीशे में देखती है। उसके चेहरे की सूजन कुछ कम हो गई होती है, पर थप्पड़ के निशान अभी भी उसके चेहरे से हटे नहीं है। खुद को शीशे में देखकर उसे यामिनी का थप्पड़ फिर एक बार याद आ जाता है। तैयार होकर तन्वी घर से निकलने ही वाली होती है कि केयर टेकर उसे जोर से आवाज लगाती है, मैड। इतना कहते हुए केयर टेकर विद्युत की बात याद कर कर चुप हो जाती है और दोबारा से कहती है, तन्वी, जाने से पहले नाश्ता कर लो। तन्वी को वाकई बहुत भूख लगी होती है। अपने फोन को सोफे के बगल रखकर वो नाश्ता करने चली जाती है। इतनी देर में विद्युत घर के बाहर से एक्सरसाइज करके अंदर आता है। टॉवल से अपने पसीने को पोंछते हुए वो तन्वी की तरफ बिना देखे सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तन्वी की नजर विद्युत पर पड़ती है और न चाहते हुए भी वो उसे देखती रह जाती है। विद्युत के जाते ही तन्वी नाश्ता करके अपना बैग लेकर घर से बाहर जा ही रही होती है कि उसे कुछ याद आता है। पीछे घूमकर वो लिविंग रूम के टेबल पर रखा अपना फोन लेकर जल्दबाजी में अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। तन्वी के जाते ही एक सर्वेंट लिविंग रूम की सफाई करने के लिए वहां आती है। सोफे पर पड़े सेलफोन को देखकर वो उसे बगल के टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर बाद विद्युत रेडी होकर अपने कमरे से नीचे आता है। टेबल पर रखे सेलफोन को अपनी पॉकेट में रखता हुआ वो घर से बाहर चला जाता है। घर के बाहर उसके मैनेजर और असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गाड़ी के अंदर बैठते ही विद्युत का असिस्टेंट उससे कहता है, विद्युत सर, मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से ऑलरेडी बात कर ली है। आगे से आपके घर के बाहर कोई भी रिपोर्टर नजर नहीं आएगा। विद्युत उसकी बात को सुनता हुआ अपनी स्क्रिप्ट को कार के अंदर ही पढ़ने लगता है। भले ही आज की फिल्म में वो सिर्फ एक कैमियो रोल निभा रहा हो, पर हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए भी वो अपने रोल को लेकर काफी सीरियस है। इस फिल्म में विद्युत एक सीईओ का किरदार निभा रहा था जो एक बड़े एंटरप्राइज का मालिक है। वहीं इस फिल्म का असल हीरो विद्युत की कंपनी के लिए काम करता है। वहीं फिल्म की हीरोइन यामिनी हीरो की मदद करने के लिए अपनी जान पर खेलते हुए एक बिजी ट्रैफिक को रुकवा देती है। आज फिल्म के इसी सीन की शूटिंग है। फिल्म के सेट पर डायरेक्टर विद्युत को सीन समझाते हुए इससे कहता है, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपकी कार इस स्पॉट पर आकर रुकेगी। आपको बहुत तेज कार चलाने की जरूरत नहीं है। जूम शॉट के लिए हम लोग स्टैंड डबल को यूज कर लेंगे। इतना कहते हुए डायरेक्टर शॉट लेने के लिए रेडी हो जाता है। सीन 56, टेक 4, एक्शन। डायरेक्टर की कॉल आते ही विद्युत ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी में बैठकर अपने शॉट के लिए रेडी है। गाड़ी से कुछ ही दूर पर उसे यामिनी नजर आती है। यामिनी को देखते ही अचानक विद्युत को तन्वी का चेहरा याद आ जाता है। शॉट के बीचों बीच विद्युत गुस्से से अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर को तेज करता हुआ यामिनी की तरफ बढ़ने लगता है। तेज स्पीड में गाड़ी यामिनी की तरफ आने लगती है। विद्युत को गाड़ी में ब्रेक ना लगाते देखकर पूरे सेट में हफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ब्रेक, स्टॉप द कार, जल्दी। फिल्म की क्रू में से कोई चिल्लाता है, सामने से हट जाओ। दूसरे क्रू मेंबर की आवाज आती है। इतने में गाड़ी के ब्रेक की आवाज से पूरा सेट एकदम से
शांत हो जाता है। लैम्बोर्गिनी रुक चुकी होती है। वो गाड़ी यामिनी से कुछ इंच की दूरी पर आकर रुकती है। ये देखकर यामिनी के पैर डर से कांपने लगते हैं और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। इतने में विद्युत गाड़ी से बाहर निकलकर आता है। फिल्म सेट के सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं। विद्युत कैजुअल आवाज में उन सबसे कहता है, सॉरी एवरीवन, मैं ब्रेक्स और एक्सेलरेटर के बीच कंफ्यूज हो गया था। सेट में मौजूद सभी लोग विद्युत से कुछ नहीं कहते। फिल्म का डायरेक्टर भी विद्युत की तरफ देख रहा होता है। उसके अंदर भी विद्युत से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। आखिरकार वो फेक स्माइल लिए क्रू मेंबर से कहता है, जल्दी से मिस यामिनी को संभालो। एपिसोड 7 सीक्रेट अफेयर। हादसा। यामिनी की दोनों असिस्टेंट उसे उठाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। यामिनी के पास जाते ही एक असिस्टेंट दूसरे से कहती है, तुम्हें कोई अजीब सी महक नहीं आ रही? सारे क्रू मेंबर्स की नजरें यामिनी के पैरों की तरफ जाती हैं। वो जगह कुछ भीगी सी नजर आती है। यामिनी के कपड़े भी गीले हो गए होते हैं। उसे देखकर सब समझ जाते हैं कि यामिनी के साथ आखिर क्या हुआ है। होश में आने के बाद यामिनी लोगों के रिएक्शन देखकर चौंक जाती है। खुद को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसके इस अकेले एक्सीडेंट की वजह से उसकी स्टार इमेज को कितना नुकसान हो सकता है ये यामिनी अच्छे से जानती है। घबराकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं अमृत विद्युत के पास आकर उससे कहता है, मिस्टर विद्युत, आप तो कार के शौकीन हैं, तो फिर आप ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच में कंफ्यूज कैसे हो गए? क्या ये सब आपने जानबूझकर किया? क्या मिस यामिनी से आप किसी बात को लेकर नाराज थे? अमृत को शांत कराने के लिए विद्युत की एक नजर ही काफी है। अमृत उसके गुस्से को समझ जाता है और उससे कहता है, ओके, मैं आगे से नहीं पूछूंगा। वहीं तन्वी ने टैक्सी में ही अपने आर्टिकल का पहला ड्राफ्ट लिख लिया था। ऑफिस पहुंचते ही वो तुरंत अपनी सीट पर जाकर उस आर्टिकल को कंप्लीट करने में लग जाती है। तन्वी के लिखे इस आर्टिकल में एक ऐसी एक्ट्रेस का जिक्र होता है जिसका सरनेम सहाय है। वहीं ये एक्ट्रेस किसी दूसरे सुपरस्टार एक्टर की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती है। तन्वी के उस आर्टिकल को पढ़कर कोई भी कहेगा कि वो आर्टिकल यामिनी की पब्लिक इमेज को पूरी तरह से खराब कर सकता है। आर्टिकल खत्म करके तन्वी थोड़ी देर रिलैक्स करती है। यामिनी ने उस पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, उससे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। यामिनी के बारे में सोचते हुए तन्वी जैसे ही अपने कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाती है, उसे सामने आकृति दिखाई देती है। आकृति तन्वी के पास आकर उससे कहती है, आज चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर ऑफिस छोड़कर तो तुम्हें आज जाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए आकृति की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि ऑफिस के सभी लोग पलटकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। तन्वी इस बात पर आकृति से कहती है, आकृति, माना मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर तुम्हें हर वक्त मुझ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। आकृति तन्वी की बात पर गुस्साते हुए उससे कहती है, तन्वी, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। चीफ एडिटर ने तुमसे पहले ही कह दिया था कि अगर तुम मिस नुमानी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी। आई होप तुम्हें पता होगा कि रेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं, या फिर मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तन्वी मुस्कुराते हुए आकृति से कहती है, मैं जानती हूँ कि इस मैटर में तुम्हें मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर फिलहाल के लिए मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ऑफिस के सारे लोग तन्वी की इस बात पर हंसने लगते हैं। आकृति गुस्से में वहाँ से जा ही रही होती है कि उसे सामने से चीफ एडिटर आती हुई दिखती है। आकृति उनके पास जाकर उनसे कहती है, चीफ, तन्वी वहाँ है। चीफ एडिटर हाथ में सेलफोन लिए गुस्से से तन्वी की तरफ आती है। डांटते हुए वो तन्वी से कहती है, तन्वी, तुम्हें मेरे अंडर काम करना है या नहीं? मैं तुम्हें सुबह से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल रिसीव ना करने की? चीफ एडिटर की बात सुनकर तन्वी कंफ्यूज हो जाती है। बैग में रखे अपने फोन को निकालती हुई वो चीफ एडिटर से कहती है, पर मेरा फोन तो रिंग किया ही नहीं। चीफ एडिटर अपनी कॉल लिस्ट को खोलकर तन्वी को दिखाती है, ये देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। तुम्हारा फोन रिंग कैसे नहीं हुआ? अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे कॉल रिसीव ना करके तुम मुझे मिसेस नुमानी की खबर देने से बच जाओगी तो तुम बिल्कुल गलत हो। नाउ टेल मी, कौन है मिसेस नुमानी? क्या तुमने इस बात का पता लगाया? अगर नहीं तो अभी इसी वक्त इस ऑफिस से निकल जाओ। तन्वी पलटकर अपने फोन को वापस चेक करती है। उसे अपनी स्क्रीन कुछ अलग दिखाई देती है। वो याद करने की कोशिश करती है कि जब वो ऑफिस के लिए घर से निकल रही थी तो क्या हुआ था। उसने अपना फोन सोफे पर फेंक दिया था और जल्दबाजी में वो कॉफी टेबल पर रखा हुआ फोन लेकर बाहर आ गई थी। इसका मतलब उसके हाथ में जो फोन है वो विद्युत का है। इतनी देर में चीफ एडिटर वापस से तन्वी के फोन पर कॉल लगाती है। फोन की दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करके कोई बोलता है। वो आवाज विद्युत की होती है। वो आवाज सुनकर पूरा ऑफिस शांत हो जाता है। तन्वी घबराकर अपनी चीफ एडिटर को देखने लगती है। चीफ एडिटर अपने फोन को देखते हुए कहती है, इसका मतलब मैंने गलत नंबर मिला दिया था। तन्वी चीफ एडिटर के हाथ से सेलफोन छीनकर प्यार भरी आवाज में कहती है, डार्लिंग, गलती से हम दोनों का फोन एक्सचेंज हो गया है। इतना कहकर तन्वी अपने ऑफिस के लोगों को देखकर मुस्कुराती है और वापस से फोन पे बात करते हुए कहती है, अच्छा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं फोन रख रही हूँ, आई विल कॉल यू बैक। इससे पहले कि फोन की दूसरी तरफ से विद्युत कुछ कहता, तन्वी फोन काट देती है। पूरा ऑफिस अभी भी एकदम चुप है। थोड़ी देर बाद एक कलीग आकर तन्वी से पूछती है, तन्वी, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तन्वी हाँ में सर हिला देती है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आवाज सुपरस्टार विद्युत नुमानी की आवाज से कितनी मिलती जुलती है? तन्वी की कलीग उससे कहती है। तन्वी बिल्कुल सीरियस होकर जवाब देती है, अरे तुम्हें नहीं पता, सुपरस्टार विद्युत नुमानी मेरे हस्बैंड है। तन्वी की बात सुनकर सब हंस देते हैं। यार राइट, देखो, हम सबको पता है कि तुम विद्युत नुमानी की कितनी बड़ी फैन हो, पर अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बॉयफ्रेंड है, तो फिर मिस्टर विद्युत को हमारे लिए छोड़ दो प्लीज। तन्वी की दूसरी कलीग उससे कहती है। तन्वी की बात पर हंसते हुए ऑफिस के सारे लोग वापस अपना काम करने लगते हैं। सबकी बातें सुनकर तन्वी ख्यालों में खो जाती है। उसे याद आता है कि विद्युत से शादी करने से पहले वो उसकी कितनी बड़ी फैन थी। हालांकि अब वो इस रोल को रिवर्स करने का प्लान बना रही है। इतने में तन्वी की चीफ एडिटर उससे पूछती है, सो
क्या तुमने वाकई पता लगा लिया कि मिसेस नुमानी कौन है? परेशान होकर तन्वी उनसे कहती है, नहीं, पर इतनी बड़ी खबर का पता लगाने के लिए आपने मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दिया। दिस इज नॉट फेयर। आई थिंक आई डिजर्व सम मोर टाइम। आप चाहे तो इस बारे में हम मैनेजिंग एडिटर से बात कर सकते हैं। तन्वी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी खबर को पब्लिश किया था, जिसकी वजह से मैनेजिंग एडिटर उससे काफी इंप्रेस हुए थे। वहीं चीफ एडिटर की नजर में यहीं से तन्वी खटकना शुरू हो गई थी। वहीं आने वाले दिनों में न्यूज एजेंसी आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय के अवार्ड की अनाउंसमेंट करने वाली है। मैनेजिंग एडिटर इस अवार्ड के लिए तन्वी का नाम कंसिडर कर रहे हैं। वहीं एजेंसी की चीफ एडिटर ये अवार्ड अपनी भतीजी आकृति को दिलवाना चाहती है। इसी वजह से वो तन्वी को अपनी जॉब से निकलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। मैनेजिंग एडिटर का जिक्र होते ही चीफ एडिटर तन्वी से कहती है, ओके, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम और दे रही हूँ। तन्वी मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देती है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू चीफ। 3 डेज तन्वी, अगले 3 दिनों में भी अगर तुम मिसेस नुमानी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई, देन आई एम सॉरी, बट मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। इसके बाद तुम मुझसे ये नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हें मौके नहीं दिए। इतना कहते हुए चीफ एडिटर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद तन्वी की एक कलीग उसके पास आकर उससे कहती है, यार तन्वी, तेरे बॉयफ्रेंड की आवाज तो बहुत सही है, एक बार फिर कॉल करना उसे, उसकी आवाज सुननी है। ये सुनकर तन्वी बिल्कुल चुप हो जाती है। इन्हें लगता है कि मिस्टर विद्युत कोई कठपुतली है, जिसे जब चाहो जैसे चाहो अपने इशारों पर नचा सको। ये सोचते हुए तन्वी कोई बहाना बनाकर अपने कलीग को मना कर देती है। वहीं अपने आर्टिकल को यामिनी की वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ तन्वी अपने एडिटर को फॉरवर्ड करने ही वाली होती है कि उसे अचानक याद आता है कि यामिनी की वॉइस रिकॉर्डिंग तो उसके फोन में है, जो इस वक्त विद्युत के पास है। तन्वी अकेले में जाकर अपने ही नंबर पे कॉल करती है। थोड़ी देर बाद में विद्युत फोन उठाकर हेलो कहता है। हेलो, मैं तन्वी, मुझे लगता है कि मैं गलती से आपका फोन ले आई। तन्वी विद्युत से कहती है, तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। विद्युत रूड आवाज में जवाब देता है, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या मैं आपके सेट पर आकर अपना फोन ले सकती हूँ? तन्वी विद्युत से पूछती है। कुछ देर बाद अपनी चीफ एडिटर को इन्फॉर्म करके तन्वी न्यूज एजेंसी से बाहर चली जाती है। फिल्म सेट के बाहर तन्वी आधे घंटे से इंतजार कर रही होती है। इतने में सेट के क्रू मेंबर कविता उसके पास आकर उसे कहती है, मिस तन्वी, मिस्टर विद्युत अभी शॉट दे रहे हैं। उन्होंने आपको विजिटिंग रिपोर्टर का कार्ड लेकर सेट के अंदर आने को कहा है। तन्वी अपना वर्किंग पास लेकर फिल्म लोकेशन पर पहुंच जाती है। उससे कुछ ही दूरी पर विद्युत अपने सीन की रिहर्सल कर रहा होता है। उसकी नजर कुछ ही दूरी पर खड़ी तन्वी पर पड़ती है। विद्युत अपनी कार में बैठकर तन्वी को देखता है, जो इस वक्त ठीक उसके सामने खड़ी है। तन्वी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो इस वक्त ठीक उसी जगह पर खड़ी है जहाँ कुछ देर पहले यामिनी शूटिंग के वक्त खड़ी थी। विद्युत को अपने मैनेजर अमृत की कही हुई बात याद आती है। क्या ऐसा आपने जानबूझकर किया? क्या मिस यामिनी से आप किसी बात को लेकर नाराज थे? सच तो यह है कि यामिनी ने उसे कोई तकलीफ नहीं दी थी, पर तन्वी को काफी हर्ट किया था। पर कुछ भी हो, उसे यामिनी से बदला लेने की क्या जरूरत, बल्कि उसे तो तन्वी को तकलीफ में देखना अच्छा लगता है। पर फिर भी यामिनी के बारे में सोचकर विद्युत को गुस्सा आ जाता है। उसकी नजर सामने खड़ी हुई तन्वी पर टिकी ही होती है कि वो अचानक से अपनी कार को स्टार्ट कर देता है। गाड़ी फुल स्पीड में तन्वी की तरफ बढ़ती है। घबराहट में तन्वी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने में स्क्रीच की आवाज करते हुए विद्युत की गाड़ी तन्वी से थोड़ी दूरी पर आकर रुक जाती है। विद्युत को एहसास होता है कि इस बार उसने गाड़ी पहले ही रोक ली थी। विद्युत के हाथ अभी भी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर हैं। वहीं उसे तन्वी की आंखों में साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा है। तन्वी घबराकर तेज तेज सांस ले रही है। डर के मारे उसके पैर बहुत ज्यादा कांप रहे हैं। विद्युत को लगा कि तन्वी किसी भी पल अपने घुटनों पर गिरकर रोने वाली है। ये ख्याल उसके दिल में आया ही था कि वहाँ अपने सामने खड़ी तन्वी को अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए देखता है। तन्वी विद्युत की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाती है, आपका दिमाग तो ठीक है? आपको गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? तन्वी की बात का विद्युत के पास कोई जवाब नहीं होता। गुस्से में अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाकर तन्वी गाड़ी के बगल आकर खड़ी हो जाती है। खिड़की पर नॉक करते हुए वो गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अपने गुस्से भरी आवाज में वो विद्युत से कहती है, आप इस वक्त गाड़ी से बाहर आइए, आपकी कार से मेरा एक एक्सीडेंट होने वाला था। आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तन्वी की आवाज विद्युत के कानों में पड़ते ही उसका चेहरा बिल्कुल बेजान हो जाता है। विद्युत को ऐसा लगता है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसे लगा था कि अपनी इस हरकत से वो तन्वी को डरा देगा, पर यहाँ तो तन्वी गुस्से से उसी पर चिल्लाई जा रही है। इरिटेट होकर विद्युत अपनी कार की खिड़की को नीचे करता है। तन्वी गुस्से में उससे कहती है, ये तो शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, वरना मिस्टर विद्युत। इतना कहते हुए तन्वी रुक जाती है। अगर उसे कुछ हो जाता तो निशांत का क्या होता? क्या कोई उसे बताएगा कि ये गाड़ी मिस्टर विद्युत को चलाने के लिए क्यों दी गई, जिन्हें इसे हैंडल करना ही नहीं आता? तन्वी मन में सोचती है। विद्युत अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आता है। इतने में तन्वी अपने चारों तरफ लगे हुए कैमरों को देखती है। वो समझ जाती है कि ये फिल्म की शूटिंग का सेट है। वहीं पूरा फिल्म क्रू अभी भी ब्रेक पर है, जिस वजह से उस वक्त वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता। तन्वी को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी आवाज को सॉफ्ट करते हुए वो विद्युत से कहती है, तो आप रिहर्सल कर रहे थे, मैं आपके रिहर्सल्स के बीच में आ गई। विद्युत बिना कुछ बोले दूसरी तरफ जाने लगता है। तन्वी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे जाती है और उससे कहती है, मिस्टर विद्युत, मैं यहाँ अपना फोन लेने आई थी, क्या आप बताएंगे वो कहाँ है? अपने फोन के बिना तन्वी अपना आर्टिकल पब्लिश नहीं कर पाएगी। तन्वी की बात सुनते ही विद्युत उससे कहता है, मैं नहीं जानता। क्या मतलब वो नहीं जानते? तन्वी घबराते हुए विद्युत से कहती है, मुझे अर्जेंटली मेरा फोन चाहिए, आप कैसे नहीं जानते कि वो कहाँ है? तन्वी की बात सुनकर विद्युत चलते चलते रुक जाता है। बात करती हुई तन्वी ये जान नहीं पाती और अचानक विद्युत से टकरा जाती है। अपनी नजर उठाकर वो एक नजर विद्युत की तरफ देखती है, जो उसे गुस्से से देख रहा होता है। तुम ये काम छोड़ दो, तुम्हें अर्जेंट अपना फोन चाहिए। जरूर तुमने किसी की प्राइवेसी में घुसकर बिना पूछे उनकी तस्वीरें निकाली होगी। विद्युत रूड होकर तन्वी से कहता है। उसका ये कहना तन्वी को बिल्कुल पसंद नहीं आता।
माना कि एक्टर्स को मीडिया फोटोग्राफर्स से सख्त नफरत होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर रिपोर्टर को उसी कैटेगरी में रखकर देखे। अपनी आवाज को सीरियस कहते हुए तन्वी कहती है, यू डोंट वरी, मैंने आपकी प्राइवेसी में कभी दखल नहीं दी है। तन्वी की तरफ देखे बिना विद्युत दूसरी तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर वो रुककर तन्वी की ओर देखकर उसे कहता है, अपनी जॉब छोड़ दो। ये सुनकर तन्वी घबराते हुए उससे पूछती है, पर क्यों? मैं नहीं चाहता मेरे होने वाले बच्चे की मां दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का बेहुदा काम करे। विद्युत की बातें तन्वी को बहुत खटकती है। विद्युत को देखकर वो अपनी मुट्ठी को गुस्से से बंद कर लेती है। अगर तन्वी के पास मौका होता तो वो कभी भी ऐसी रिपोर्टर ना बनती। उसके भी अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थी, पर जिंदगी की करवट ने उसे इन सबसे दूर कर दिया। गहरी सांस लेते हुए तन्वी विद्युत के वेनिटी की तरफ जाती है। वेनिटी के अंदर विद्युत और उसका मैनेजर अमृत बात कर रहे हैं। दरवाजे के पास खड़ी तन्वी अंदर की सारी बातें सुन रही है। वेनिटी के अंदर अमृत विद्युत से कह रहा होता है, आपकी पॉपुलैरिटी लगातार कम होती जा रही है। आपको अपनी शादी की बात को मिस्ट्री बनाकर नहीं रखना चाहिए था। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय एक चीज के, अगर आप सबके सामने अपनी शादी के सीक्रेट को बता देते हो। कभी नहीं। अमृत की बात पूरी हुए बिना ही विद्युत उसे मना कर देता है। विद्युत को अपनी शादी की बात दुनिया को बताने से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बस अपना नाम तन्वी के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। वो जानता है कि अगर सबको उसकी और तन्वी की शादी के बारे में पता चल गया तो जिंदगी भर तन्वी का नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाएगा। तन्वी का नाम उसे 8 साल पहले हुए उस बुरे वाक्य की याद बार बार दिलाता रहेगा। अमृत विद्युत की हाँ में हाँ मिलाता हुआ उससे कहता है, ओके, हम आपकी शादी की बात को सबके सामने नहीं लाएंगे। हो सकता है इस बात से आपकी बहुत सारी फीमेल फैंस की फॉलोइंग कम ना हो जाए। मेरे ख्याल से हमें बस इस खबर के दबने का इंतजार करना होगा। वैसे आपकी पॉपुलैरिटी को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि ये खबर इतनी जल्द मार्केट से बाहर होगी। मिस्टर विद्युत, अब हमें क्या करना चाहिए? विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए अमृत से कहता है, तुम मेरे मैनेजर हो, इस बात की फिक्र तुम्हें करनी चाहिए। अमृत बिना कुछ जवाब दिए चुप रहता है। तन्वी एक नजर अंदर की तरफ देखती है, जहां अमृत के चेहरे में परेशानी साफ दिख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत अपने सोफे में आराम से बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। इतने में खिड़की से आती हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। विद्युत को देखकर तन्वी का दिल रुक सा जाता है। विद्युत की शादी की खबरें कई दिनों से मीडिया में ट्रेंडिंग है। वहीं इन सब बातों से विद्युत को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। विद्युत को पैनिक ना होते देखकर अमृत की घबराहट भी कुछ कम हो जाती है और वो रिलैक्स होकर वेनिटी से बाहर आ जाता है। तन्वी एक नजर फिर से विद्युत की तरफ देखती है और दरवाजा बंद कर देती है। अमृत की बातों के बारे में सोचकर तन्वी खुद से कहती है, मिस्टर विद्युत से जुड़ी हर रूमर्स का सेटलमेंट अब मैं ही करूंगी। इतने में अमृत उसके पास आकर उससे पूछता है, मिस तन्वी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तन्वी मुस्कुराती हुई अमृत से कहती है, मैंने आपके और मिस्टर विद्युत की सारी बातें सुनी। यू डोंट वरी, मैं मिस्टर विद्युत से जुड़ी खबर को दबाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगी। तन्वी की बात सुनकर अमृत हंसते हुए उससे कहता है, मिस तन्वी, आप मिस्टर विद्युत की हेल्प क्यों करना चाहती हैं? तन्वी को अमृत के इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर सोचकर वो बहाना बनाकर उससे कहती है, मेरी ये मदद मिस्टर विद्युत से एक फेवर लेने के लिए है। विद्युत की मदद करने से तन्वी विद्युत को अपनी जॉब कंटिन्यू रखने के लिए कन्विंस कर सकती थी, इसीलिए तन्वी विद्युत की मदद करना चाहती थी। अमृत को भी ऐसा ही लगता था। उसके जाने के बाद तन्वी वेनिटी के बाहर इधर उधर घूमने लगती है। अचानक से उसके पास रखा सेल फोन बजता है। बिना ये रियलाइज किए कि ये फोन दरअसल विद्युत के लिए आया है, वो फोन को रिसीव कर लेती है। फोन उठाते ही तन्वी उसे कट करने वाली होती है कि फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, मिस्टर विद्युत, मैं यामिनी बोल रही हूँ। तन्वी हैरान होकर यामिनी की बातें सुनने लगती है। क्या कल की बातें काफी नहीं थी जो इसे आज भी मिस्टर विद्युत से बात करनी है? अपने मन में ये सब सोचते हुए तन्वी विद्युत को उसका फोन लौटाने ही वाली होती है कि फोन की दूसरी तरफ से यामिनी फिर से बोल पड़ती है, मिस्टर विद्युत, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। कल मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसीलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए, मुझे अपनी गलती का अंदाजा है। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी बिल्कुल चुप है। इतने में अचानक उसे खांसी आती है। इतना सुनते ही फोन की दूसरी तरफ से यामिनी बोलते बोलते चुप हो जाती है। घबराती हुई यामिनी फोन पर पूछती है, क्या आप मिसेस नोमानी बोल रही हैं? तन्वी अभी बिल्कुल चुप रहती है। यामिनी फौरन कहती है, मिसेस नोमानी, ये आप ही है ना? प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी और मिस्टर विद्युत के बीच में कुछ नहीं है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। तन्वी अभी भी खामोश है। गुड फ्रेंड्स, माय फुट। क्या यामिनी को अभी भी लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तन्वी मन ही मन सोचती है। वहीं यामिनी की बातें सुनकर उसे बहुत हंसी भी आ रही होती है। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए वो यामिनी से कहती है, मिस यामिनी, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं समझ रही हूँ। आपके बारे में विद्युत ने मुझे कल ही बताया था। मिस्टर विद्युत ने मेरे बारे में क्या कहा आपसे? यामिनी खुश होकर पूछती है। वो कह रहे थे कि आपकी आंखें सर्जरी की वजह से काफी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। ये सुनकर यामिनी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वहीं तन्वी पोलाइट होने की एक्टिंग करते हुए यामिनी से कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? प्लीज मेरी बातों को गलत मत समझिए, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तन्वी यामिनी के गुस्से को इमेजिन कर पा रही थी। ये सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है।
उसे लग रहा था कि इतना सुनकर यामिनी फोन रख देगी, पर उसी वक्त यामिनी फिर से कहती है, एक्चुअली मिसेस नुमानी, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दरअसल मिस्टर विद्युत कल काफी देर तक अपनी वेनिटी में गॉसिप न्यूज की रिपोर्टर के साथ अकेले थे। ये सुनकर तन्वी चुप हो जाती है और कुछ देर सोचकर वापस कहती है, वैसे मैं इस बारे में जानती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि वो रिपोर्टर उनके इंटरव्यू के लिए वहाँ आई थी। मिसेस नुमानी, आपको मिस्टर विद्युत पर बहुत यकीन है? यामिनी पूछती है। हाँ बिल्कुल, यू हैव नो आइडिया वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, तन्वी जवाब देती है। यामिनी खामोश हो जाती है। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। इतने सालों बाद भी मैंने उनसे शादी के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि मेरे लिए उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। जिस दिन भी वो मेरा ये भरोसा तोड़ देंगे मैं उन्हें तुरंत डिवोर्स दे दूंगी। तन्वी यामिनी को अपनी इमेजिनरी कहानी सुनाते हुए बहुत खुश हो रही थी। यामिनी के लिए उसके मन में जितना गुस्सा था, आज वो सब कुछ तन्वी उस पर उतार देने वाली थी। अपनी बातों में तन्वी इतनी खोई रहती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि विद्युत काफी देर से उसके पीछे ही खड़ा है। तन्वी विद्युत को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। विद्युत अपनी वैनिटी के दरवाजे के पास खड़ा होकर तन्वी को देख रहा होता है। विद्युत को अपने पीछे खड़ा देखकर तन्वी बहुत घबरा जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। इसी घबराहट में उसके हाथ से फोन गिर जाता है और गलती से उसका स्पीकर ऑन हो जाता है। स्पीकर से यामिनी की आवाज बाहर सुनाई देने लगती है। वाकई मिस्टर विद्युत आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब उनके और उस रिपोर्टर के बीच में कुछ भी नहीं है। मिसेस नुमानी, यू आर सो लकी। उस वक्त लकी वर्ड सुनकर तन्वी को अपना गला दबाने का मन करने लगता है। विद्युत बिना कोई आवाज किए कैसे कहीं भी आ जाते हैं। तन्वी मन ही मन सोचती है। गहरी सांस लेते हुए तन्वी हंसते हुए यामिनी से कहती है, अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, आई एम लिटिल बिजी राइट नाउ, बाय। फोन कट करने के बाद तन्वी विद्युत की तरफ देखती है। आज पक्का उसकी खैर नहीं। क्या कोई उसे बता सकता है कि विद्युत ने उसकी कितनी बातें सुनी? उस वक्त तन्वी को लगता है कि काश उसी वक्त उसके सामने की जमीन फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। बड़ी खबर। विद्युत को देखकर तन्वी अपनी नजरें झुका लेती है। विद्युत धीरे धीरे पास आ रहा है। घबराकर तन्वी अपने कदम पीछे ले लेती है। मिस्टर विद्युत गुस्से में उस पर हाथ तो नहीं उठाएंगे ना? तन्वी मन ही मन ये सवाल करती है। इतने में विद्युत तन्वी के पास आकर उससे बिना कुछ कहे फिल्म सेट की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद तन्वी चैन की सांस लेती है और फौरन उसके पीछे पीछे चल देती है। पूरी फिल्म सेट में अफरा तफरी का माहौल होता है। एक बार फिर अपनी गाड़ी में बैठकर विद्युत शॉट के लिए रेडी हो जाता है। तन्वी सबसे अलग भीड़ में जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं उसकी दूसरी तरफ यामिनी अपने स्पॉट पे खड़ी थी और कुछ देर पहले की बातों को याद करके वो अभी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पूरे फिल्म क्रू के सामने वो बस एक मजाक बनकर रह गई है। फिर भी वो गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालती है। अचानक उसकी नजर क्राउड के बीच में खड़ी तन्वी पर पड़ती है। ये यहाँ क्या कर रही है? यामिनी अपने असिस्टेंट से पूछती है। वो विजिटिंग रिपोर्टर बनकर सेट पर आई है। उसके गले में मैंने एंट्री परमिट का कार्ड देखा था, यामिनी की असिस्टेंट उससे कहती है। यामिनी मुस्कुराते हुए अपने असिस्टेंट के कान में कुछ कहकर उसे कहीं भेज देती है। जैसे ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली होती है, स्टेज सुपरवाइजर तन्वी के पास आकर उससे कहता है, मिस तन्वी, मैं आपकी एजेंसी की चीफ एडिटर को काफी अच्छे से जानता हूँ। एक्चुअली आज हमारे कैमरामैन की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हमें बहुत सारे एक्टर्स की जरूरत है। क्या आप प्लीज हमारी मदद करेंगी? अगर स्टेज सुपरवाइजर और तन्वी की चीफ एडिटर काफी क्लोज है तो तन्वी चाहते हुए भी उन्हें मना नहीं कर सकती थी। फिर सुपरवाइजर तन्वी को लेकर शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहीं तन्वी को एक भारी वीडियो कैमरा देकर शूटिंग लोकेशन पे खड़ा कर दिया जाता है। इतने में प्रोडक्शन से अनाउंस होता है, सब लोग अपनी पोजीशंस ले लें। फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। तन्वी कैमरामैन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वीडियो कैमरे को यामिनी की तरफ फोकस करके करती है। इतने भारी वीडियो कैमरे को उठाने में तन्वी को काफी दिक्कत हो रही थी। जैसे ही फिल्म का शॉट खत्म होने वाला होता है, यामिनी अचानक से कहती है, सॉरी डायरेक्टर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शॉट वहीं पर कट हो जाता है और तन्वी अभी भी वीडियो कैमरा लिए उस जगह पर खड़ी थी। अपने हाथों में लगी चोट की वजह से तन्वी को शॉट के लिए कैमरा उठाने में काफी दिक्कत हो रही थी। अगर फिर से ये शॉट रीटेक हुआ तब तो तन्वी को ये सोचते हुए तन्वी के समझ में सब कुछ आ जाता है, जहां फिल्म क्रू के पास कई सारे कैमरामैन हैं। ऐसे में कैमरा उठाने के लिए उसे बुलाया जा रहा था। जाने की बात तन्वी को काफी खटकती है। उसे याद आता है कि कैसे यामिनी के असिस्टेंट ने स्टेज सुपरवाइजर से बात करके उसे कैमरा पकड़वाया था। इसका मतलब कि ये सब मिस यामिनी ने मुझे परेशान करने के लिए किया। पर ना चाहते हुए भी तन्वी अब पीछे नहीं हट सकती थी। उसकी चीफ एडिटर वैसे भी उसे नौकरी से निकालने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई खबर ऑफिस तक पहुंचानी ही होगी। अपनी पूरी ताकत लगाकर तन्वी कैमरे को पकड़कर वहीं खड़ी रहती है। सेकंड टेक के होते ही यामिनी फिर से बोल पड़ती है, डायरेक्टर, क्या मेरा मेकअप ठीक है? शॉट फिर से रीटेक होता है। सॉरी एवरीवन। यामिनी फिर से अपने तीसरे खराब शॉट के लिए सबसे माफी मांगती है। इस तरह एक के बाद एक कई रीटेक पे रीटेक किए जा रहे थे। वहीं तन्वी की ताकत भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि किसी भी पल वो जमीन पे गिर पड़ेगी। विद्युत अपनी कार में बैठकर बड़ी देर से ये सब देख रहा होता है। उसकी नजर सामने खड़ी तन्वी पड़ जाती है, जो अपने हाथ में कैमरा लेकर किसी सर्कस के जोकर की तरह इधर से उधर घूम रही थी। उसके कंधे में लगी चोट से खून निकलकर उसकी शर्ट पर नजर आने लगता है। विद्युत जैसे ही तन्वी के शर्ट पर खून के निशान देखता है, वो अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाता है। इतने में यामिनी फिर से एक और रीटेक कर देती है। तन्वी के कंधे का दर्द बढ़ते ही जा रहा था और दूसरी तरफ फिल्म का शॉट फाइनली नहीं हो रहा था। इतने में तन्वी को किसी गाड़ी के दरवाजे की बंद होने की आवाज आती है। तन्वी पलट कर देखती है तो विद्युत अपनी कार के बाहर खड़ा होता है।
उसके आते ही क्रू में से किसी की हिलने तक की हिम्मत नहीं होती। यामिनी के पास आकर विद्युत उससे चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी, क्या तुमने अपनी एक्टिंग किसी गधे से सीखी है? विद्युत के मुंह से निकले ये लफ्ज यामिनी के गाल पर किसी तमाचे की तरह होते हैं। विद्युत की बात सुनकर यामिनी का चेहरा उतर जाता है। इतनी बेइज्जती तो उसने इससे पहले वाले एक्सीडेंट के टाइम भी नहीं महसूस की थी जितनी अब महसूस हो रही थी। अगर उसके माल फंक्शन की कहानी हर जगह फैल गई तो उसे एक डरपोक एक्ट्रेस मान लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी पब्लिक इमेज भी इस एक्सीडेंट की वजह से खराब हो सकती थी। पर सुपरस्टार विद्युत की यामिनी के लिए की गई इंसल्ट उसके पूरे फिल्म करियर को बर्बाद कर सकती है। यामिनी को अपना फ्यूचर बिल्कुल काला नजर आने लगता है। विद्युत की बात से पूरे सेट में सन्नाटा हो जाता है। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर स्टेज सुपरवाइजर को डांटते हुए उससे कहता है, प्लीज आप सब परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करिए। अगर आप लोग रेडी हो गए हो तो ये शॉट पूरा करें। डायरेक्टर के इतना कहते ही विद्युत अपनी गाड़ी के बगल से हटकर डायरेक्टर के पास जाता है और फिल्म की स्क्रिप्ट को उसी तरह फेंकते हुए कहता है, आई एम सॉरी बट मेरे पास लिमिटेड टाइम है। विद्युत एक नजर अपनी घड़ी को देखकर फिर डायरेक्टर से कहता है, मुझे इस वक्त एक दूसरी जगह जाना है, आई विल टेक योर लीव नाउ। इतना कहते हुए विद्युत वहाँ से चला जाता है। उसे फिल्म छोड़कर जाते देखकर हर कोई सकते में है। विद्युत को जाते देखकर डायरेक्टर घबरा जाता है। विद्युत के डर से वो उसे रोकने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। वो घबराकर अमृत से पूछता है, अमृत, क्या मिस्टर विद्युत कल फिल्म की शूटिंग में आएंगे? अमृत को समझ नहीं आता कि वो इस बात का क्या जवाब दे। वो विद्युत को अच्छे से जानता था। एक बार फिल्म छोड़ने के बाद वो कभी भी उसकी शूटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। फिल्म के डायरेक्टर के पास जाकर अमृत बड़े प्यार से उसे समझाता है, मिस्टर विद्युत अब आपकी फिल्म में काम नहीं करेंगे, आपको आपकी फीस बहुत जल्द भिजवा दी जाएगी। अमृत की बातें सुनकर डायरेक्टर परेशान होकर उससे कहता है, पर हमने तो ऑलरेडी मिस्टर विद्युत के इस फिल्म में काम करने की खबर को काफी एडवर्टाइज कर दिया है। अमृत एक नजर यामिनी की तरफ देखकर वापस तन्वी को देखता है और फिर डायरेक्टर के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर विद्युत के इस फिल्म में काम करने से ज्यादा पब्लिसिटी उनकी इस फिल्म को छोड़ने की खबर पर मिलेगी, खासकर तब जब इसकी वजह खुद फिल्म की लीड एक्ट्रेस हो? अमृत की बात सुनकर डायरेक्टर कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। आपका मतलब? डायरेक्टर अमृत से पूछते हुए रुक जाता है। अमृत हंसते हुए उससे कहता है, आज फिल्म के सेट पर एक विजिटिंग रिपोर्टर आई हुई है। अच्छा मैं चलता हूँ, मिस्टर विद्युत मेरा इंतजार कर रहे होंगे, टेक केयर। अमृत को जाते देखकर डायरेक्टर उसके दिए सजेशन पर गौर करने लगता है। ये सच है कि इस खबर के मीडिया में आते ही उसकी फिल्म को काफी अटेंशन मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर यामिनी के फिल्म करियर को पूरी तरह खत्म करके रख सकती थी। अपनी पहली फिल्म होने की वजह से फिल्म का डायरेक्टर इस मीडिया अटेंशन दिलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। काफी देर सोचने के बाद डायरेक्टर प्रोडक्शन के मेंबर को बुलाकर उससे पूछता है, मैंने सुना है आज सेट पर एक विजिटिंग रिपोर्टर आई थी, कहाँ है वो? उस रिपोर्टर को फिल्म के क्रू को अच्छी लाइमलाइट में लाकर मिस यामिनी के अनप्रोफेशनलिज्म रवैये को हाईलाइट करना है। यही बात डायरेक्टर को उस रिपोर्टर को समझानी बाकी है। डायरेक्टर की बात सुनकर स्टेज सुपरवाइजर उसे हैरानी से देखते हुए तन्वी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो रही वो। तन्वी को कैमरा उठाए देखकर डायरेक्टर पूरी बात समझ जाता है और गुस्से में स्टेज सुपरवाइजर पर चिल्लाता हुआ कहता है, तुम लोग को अक्ल है कि नहीं? अब क्या फिल्म एक्टर्स इस तरह से मीडिया वालों को परेशान करेंगे? जाओ तुरंत रिपोर्टर तन्वी को यहाँ लेकर आओ। उधर तन्वी अपने हाथों में भारी वीडियो कैमरा लिए विद्युत को जाते हुए देख रही है। क्या मिस्टर विद्युत को इतना गुस्सा मेरी वजह से आया? ये सोचते हुए तन्वी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसका मतलब वो इतने भी बुरे नहीं है जितने लगते हैं। तन्वी अपने ख्यालों में खोई रहती है कि तभी वो स्टेज सुपरवाइजर को अपनी तरफ आते हुए देखती है। तन्वी के पास आकर सुपरवाइजर उसे बड़े प्यार से कहते हैं, अरे ये बहुत भारी है, प्लीज आप उसे नीचे रख दीजिए। डायरेक्टर और स्टेज सुपरवाइजर से मिलने के बाद तन्वी को दो जबरदस्त एक्सक्लूसिव खबर मिल चुकी होती है। उसे ऐसा लगता है कि खुशी से वो उड़ने लगी है। फिल्म के सेट के बाहर निकलकर तन्वी रोड की तरफ जाती है। रोड के लिए उस तरफ उसे एक गाड़ी पार्क की हुई दिखाई देती है। गाड़ी के बगल खड़ा होकर अमृत उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है। अमृत गाड़ी के बाहर खड़ा है तो वहीं विद्युत ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ अपनी खिड़की से तन्वी की तरफ देख रहा है। अमृत झुककर विद्युत से कहता है, आज मुझे समझ में आया कि आपको दुनिया के सारे रिपोर्टर से नफरत नहीं है। विद्युत अमृत को घूरते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इस बात को आप झुठला नहीं सकते। आपकी वजह से तन्वी को आज एक बड़ी न्यूज मिली। अमृत विद्युत से कहता है। विद्युत अमृत की तरफ ध्यान से देखता है। उसे कभी भी दूसरों को अपनी बातें समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि इस बार वो खुद श्योर नहीं है कि ये सब वो अमृत को समझा रहा है या फिर खुद को। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, विद्युत अमृत से कहता है। अमृत मुस्कुराता हुआ उसकी बात का जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, यूँ तो यामिनी को परेशान करने के और भी कई रास्ते थे, पर आपने इस फिल्म को छोड़ना सही समझा। क्या इसकी वजह में तन्वी का नाम सुनते ही विद्युत अमृत को गुस्से से देखता है। अपनी बात पूरी किए बिना ही अमृत विद्युत से कहता है, ओके आगे से मैं चुप रहूंगा। विद्युत की बात करने के बाद अमृत फिल्म सेट से बाहर आती तन्वी की तरफ देखता है और उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है। उससे हाय करता है। अमृत को देखते ही तन्वी की आंखें खुशी से चमक जाती है। वहीं फौरन ट्रैफिक क्रॉस करते हुए अमृत के पास आने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में एक कार तन्वी के बगल से तेजी से गुजरती है। एक पल के लिए विद्युत तन्वी के लिए घबरा जाता है। अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के लिए तन्वी अमृत से मिलने उसके पास आती है। तन्वी बड़े प्यार से उससे कहती है, मिस्टर अमृत, मुझे नहीं पता था आपकी कार भी आपकी तरह ही इतनी डैशिंग है। अपनी तारीफ सुनकर अमृत अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, यूँ तो मैं काफी हैंडसम हूँ, पर मिस्टर विद्युत के आगे मैं कुछ भी नहीं। तन्वी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, यू डोंट वरी, मिस्टर विद्युत काफी रूड है, बॉयफ्रेंड के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। अमृत तिरछी आंखों से विद्युत की तरफ देखता है। विद्युत हमेशा की तरफ बिना कुछ रिएक्ट किए उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। मुस्कुराते हुए अमृत गाड़ी का दरवाजा खोलता है और तन्वी से कहता है, मिस तन्वी आइए, गाड़ी के अंदर बैठिए।
गाड़ी में बैठते हुए तन्वी बड़े प्यार से अमृत से कहती है, आप मिस्टर विद्युत से कितने अलग हैं, यू आर सच अ जेंटलमैन। और दूसरी तरफ वो। इतना बोलते हुए तन्वी रुक जाती है। अपने बगल की सीट पर उसे विद्युत बैठा हुआ दिखाई देता है। विद्युत को देखकर तन्वी घबरा जाती है। उसके मन में आता है कि वो अभी इसी वक्त वहाँ से भाग जाए। उसकी गाड़ी से बाहर निकलने ही वाली होती है कि अमृत मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही अमृत गाड़ी के पिछले दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, विद्युत गाड़ी को स्टार्ट करके तेजी से वहाँ से चला जाता है। अरे मैं अभी तक गाड़ी में बैठा ही नहीं, अमृत तेज आवाज में विद्युत से कहता है। हालांकि उसे सुनने वाला उस वक्त वहाँ कोई नहीं होता। मिस्टर विद्युत आखिर ऐसे क्यों है, अमृत मन ही मन सोचता है। उधर विद्युत के साथ कार में बैठी तन्वी को ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। तिरछी नजरों से वो विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तन्वी को गाड़ी के अंदर का सन्नाटा चुभने लगता है। गहरी सांस लेते हुए तन्वी विद्युत से कहती है, मिस्टर विद्युत, मैं एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था कि मिस्टर अमृत आपसे ज्यादा डैशिंग है। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि आज के टाइम में जेंटलमैन काफी पॉपुलर हैं। तन्वी के बोलते ही गाड़ी का माहौल और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तन्वी को एहसास होता है कि उसने वो सब कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। तन्वी को एकदम से आज फिल्म सेट पे हुआ वाकया याद आ जाता है। वो विद्युत की तरफ देखकर उससे कहती है, आज आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू मिस्टर विद्युत। तन्वी की बात खत्म होते ही कार एकदम से रुक जाती है। ब्रेक लगाने के बाद विद्युत धीरे धीरे तन्वी के करीब झुकने लगता है। इसका क्रेडिट। विद्युत को अपने पास आते देखकर तन्वी शॉक्ड हो जाती है। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। वहीं विद्युत तन्वी के अपने पास आ गया होता है कि तन्वी अपने मुंह से उसका नाम भी नहीं ले पा रही होती। विद्युत तन्वी की ओर करीब आ जाता है। अचानक तन्वी विद्युत को अपने कान में कुछ कहते हुए सुनती है, तुम्हें वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तन्वी सरप्राइज होकर विद्युत की बातें सुनने लगती है। तुमने इतनी मास्टर प्लान से हमारे फोन्स को एक्सचेंज कर दिया, सिर्फ इसलिए ना ताकि तुम फिल्म सेट के अंदर आ सको और मुझे यामिनी के साथ वैसा बर्ताव करने के लिए मजबूर कर सको। विद्युत तन्वी से कहता है। तन्वी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तो मिस्टर विद्युत ये सोचते हैं उसके बारे में। उन दोनों के बीच आई गलतफहमी को दूर करने के लिए तन्वी विद्युत से कहती है, मैंने जानबूझकर गलत फोन नहीं उठाया था। इसके जवाब में विद्युत तन्वी से पूछता है, इसका क्या सबूत है। ये सुनने के बाद तन्वी विद्युत से आगे से कुछ भी नहीं कह पाती। उसके गलत फोन उठाने का भला क्या सबूत हो सकता है। उसके पास ये साबित करने का कोई रास्ता नहीं है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसते हुए तन्वी विद्युत से कहती है, मैंने आपसे कोई मदद नहीं मांगी थी। विद्युत हंसते हुए तन्वी की बात का जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, अगर आज मैंने तुम्हारी मदद ना की होती और आगे जाकर जब सबको ये पता चल जाता कि तुम ही मिसेस नोमानी हो, तो इससे मेरे करियर पर कितना बड़ा दाग लग जाता। तो इसीलिए मिस्टर विद्युत ने मेरी मदद की थी। इतने में से पीछे से कोई अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है। विद्युत अपनी सीट पर वापस जाकर गाड़ी स्टार्ट करता है। भले ही अब उसके चेहरे पर कोई शिकन ना नजर आ रही हो, पर उसका दिल अभी भी शांत नहीं है। विद्युत को तन्वी का उसे थैंक यू कहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि तन्वी फिर से उसका मजाक उड़ा रही है। 8 साल पहले भी तन्वी ने उसके साथ ऐसा ही किया था। ये जानते हुए भी उसने आज तन्वी की मदद की, पर पुरानी बातों को याद करके विद्युत फिर से इरिटेट होने लगता है। अपनी इस घुटन को कम करने के लिए वो कार के शीशे खोल देता है। ठंडी हवाएं ही अब उसके गुस्से को शांत कर सकती थी। विद्युत अपनी तिरछी नजर से तन्वी को देखता है। तन्वी काफी देर से शांत बैठी हुई है। उस वक्त चल रही ठंडी हवाएं उसके काले बालों को उड़ा रही हैं। ठंड की वजह से वो खुद को अपनी बाहों में समेट कर बैठी हुई है। तन्वी को देखकर विद्युत का गुस्सा गायब हो जाता है। तन्वी को ठंड से कांपते देखकर विद्युत धीरे से कार के शीशे बंद कर देता है। कुछ ही देर में गाड़ी विद्युत के घर पहुंच जाती है। गाड़ी के रुकते ही विद्युत तन्वी का इंतजार किए बिना ही लिविंग रूम की तरफ चल जाता है। विद्युत के जाते ही तन्वी चैन की सांस लेती है। उसे लगता है कि जैसे विद्युत के जाने के बाद सांस लेना कुछ आसान हो गया है। गाड़ी से उतरकर वो कमरे की तरफ जाती है। तन्वी को विद्युत लिविंग रूम में कहीं नजर नहीं आता। इतनी देर में केयर टेकर तन्वी के पास आकर उससे कहती है, तन्वी सर ऊपर अपने कमरे में है। ये सुनते ही तन्वी गेस्ट रूम की तरफ जाने लगती है। वो जानती थी कि इस वक्त मिस्टर विद्युत मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद केयर टेकर तन्वी के पास आकर उससे कहती है, तन्वी सर ने बताया कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, लाओ मैं उसमें दवाई लगा देती हूँ। उन्हें अब तक याद था कि मेरे हाथ में चोट लगी है। तन्वी मन ही मन सोचती है और खुद को समझाते हुए कहती है, तन्वी तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। दवाई लगाने के बाद केयर टेकर तन्वी के लिए डिनर लेकर आती है। खाना खाने के बाद तन्वी अपने बेड पर लेट जाती है। उसके हाथों में अभी भी विद्युत का फोन है। क्या मैं अभी जाकर मिस्टर विद्युत से अपना फोन ले लूं? तन्वी मन ही मन सोचती है। बिस्तर से उठकर वो विद्युत के बेडरूम की तरफ जाती है। धीरे से दरवाजे को खोलती है कि उसे बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई दे रही होती है। विद्युत को सामने ना पाकर वो जल्दी से अपने फोन को ढूंढने लगती है। इतने में अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और बाथरूम पहने हुए विद्युत बाहर आ जाता है। अपने कमरे में तन्वी को देखकर विद्युत चौंक जाता है। धीमी सी आवाज में तन्वी विद्युत से कहती है, मिस्टर विद्युत, एक्चुअली मैं आपका फोन लेने के लिए आई थी। अपने हाथ में पकड़े फोन को दिखाकर तन्वी विद्युत से कहती है। विद्युत कोई जवाब नहीं देता। तन्वी अपने हाथ में लिए फोन को टेबल पे रखकर बेड के चारों तरफ देखती है। विद्युत से अपने फोन के बारे में पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। कुछ देर बाद तन्वी विद्युत से कहती है, थैंक यू, आपने केयर टेकर को मेरी दवाई के लिए कहा। विद्युत तन्वी की हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहते हुए तन्वी कमरे से जाने लगती है। क्या तुम्हारा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है? विद्युत तन्वी से पूछता है। अब ज्यादा दर्द तो नहीं है, डोंट वरी। तन्वी फौरन उसके सवाल का जवाब देती है। दैट्स ग्रेट, मुझे लगता है हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। विद्युत तन्वी से कहता है,
कैसा काम? तन्वी घबराई आवाज में उससे पूछती है। तुम भूल जाती हो कि तुम्हें यहाँ किसी काम के लिए लाया गया है, विद्युत तन्वी से कहता है। इससे पहले कि तन्वी उसकी बात का मतलब समझ पाती, विद्युत अपना बाथरूम उतारकर उसे सोफे पर रख देता है। तन्वी के पास जाकर वो उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद उसके बगल लेट जाता है। तन्वी अपनी आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियों को कस लेती है। अभी उसे विद्युत की बातों का मतलब साफ साफ समझ आ रहा होता है। ये सोचकर उसका मन उदास होने लगता है कि विद्युत ने केयर टेकर को उसके हाथों में दवाई लगाने के लिए इसलिए भेजा था कि आज की रात वो उसके साथ बिना किसी परेशानी के बिता सके। तन्वी को लगा था कि ये रात उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, पर इसके उलट आज विद्युत का रवैया तन्वी की तरफ इतना खराब नहीं था। उसने तन्वी को बड़े आराम से अपनी बाहों में भरकर समेट रखा था। इस बार तन्वी को विद्युत के साथ दर्द के अलावा भी बहुत कुछ महसूस हो रहा था। अगली सुबह जब तन्वी सोकर उठती है तो बिस्तर पर उसे सिल्वर कलर का एक फोन रखा हुआ दिखाई देता है। अपने फोन को वापस देखकर वो बहुत खुश होती है। ये फोन उसे उसकी न्यूज एजेंसी ने तोहफे में दिया था, वरना इतने महंगे फोन को खरीदना तन्वी के लिए नामुमकिन था। तन्वी बिस्तर से उठकर तैयार होने चली जाती है। नीचे करते ही केयर टेकर अपने हाथ में दूध का ग्लास लिए उसका इंतजार कर रही होती है। तन्वी फौरन दूध के ग्लास को खत्म करके नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। वो यामिनी से जुड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज को पब्लिश करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। न्यूज एजेंसी पहुंचते ही उसकी कलीग उसे आवाज देकर बुलाने लगती है। क्या तुमने ये आर्टिकल देखा? एक ऑनलाइन आर्टिकल की तरफ इशारा करते हुए तन्वी की कलीग उससे पूछती है। वो आर्टिकल सुपरस्टार विद्युत नोमानी और यामिनी सहाय के एक साथ फिल्म सेट के अंदर जाने पर था। तन्वी आर्टिकल की तरफ देखते हुए कहती है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तन्वी की कलीग फौरन उसे समझाते हुए कहती है, इस बार इस आर्टिकल के राइटर का नाम पढ़ना। इस आर्टिकल में सिर्फ आकृति का नाम है और इस खबर के लिए तुमने न जाने कितनी मेहनत की थी। न्यूज एजेंसी का एक रूल है कि अगर दो लोग किसी एक जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ के आर्टिकल में उन दोनों रिपोर्टर्स का नाम होना चाहिए। इस आर्टिकल से आकृति ने तन्वी के नाम को गायब ही कर दिया था। ये बातें आकृति के कान पर जैसे ही पड़ती है वो फौरन अपनी टेबल छोड़कर आ जाती है। आखिर मैं तन्वी को आधा क्रेडिट क्यों दूं? आकृति सबसे कहती है। तन्वी आकृति की बात का कोई जवाब नहीं देती, पर तन्वी की कलीग आकृति की बात पर उसे जवाब देती है। आकृति अगर उस दिन तन्वी ना होती तो मिस्टर विद्युत की गाड़ी वहाँ पर रुकती भी नहीं। उसने इस न्यूज के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी और तुम ऐसी बातें कर रही हो? आकृति गुस्से में जवाब देते हुए कहती है, मैं कैसी बातें कर रही हूँ? इस आर्टिकल की फोटो मैंने खींची, इसका स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया, ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ मेरी है।